हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार बेटा जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और मेरी वीडियो दोनों चीजें सभी को क्लियर है नहीं है। एक बार जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। बेटा सुबह क्लास एप्लीकेशन पर हुई थी, ऐप पर क्लास हो गई थी सुबह। ओके, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर उसके बाद में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो हम लोगों ने आपको क्वेश्चन बताए थे उनके बारे में। आज हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर लिखना है बेसिकली। ठीक है, वहां पे मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि अगर जो क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा तो कितना लिखना है, 15 नंबर में आएगा तो कितना लिखना है, और एकेटीयू में 10 नंबर में, 7 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे कितना पोर्शन लिखना है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि की टाइम कम है और हमें चीजें ज्यादा पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में बेटा क्लास के एंड में हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि कि थोड़ा सा आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है। राइट, हम लोग क्लास के एंड में क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो देखिए भाई, अब हमारे जो फर्स्ट यूनिट थी एनालिसिस की, फर्स्ट यूनिट की एनालिसिस में से हमारे 2 क्वेश्चन बन रहे थे। एक तो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से, और दूसरा बन रहा था, हाँ पूरी थ्योरी लिख करके बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा हमारा क्वेश्चन बन रहा था एरर से। ठीक है, इन 2 पोर्शनों से हमें बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। कहां से, हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर से बेटा। राइट, तो अब हम लोग उन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे टारगेट करेंगे और उनको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट यूनिट से सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एरर को हमें किस प्रकार से बेटा कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहां से बन रहा था, एरर से बन रहा था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमने एरर क्या बोला था कि एरर इज डिफाइंड एज, या फिर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर की सिंपल सी सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल वे में डेफिनेशन थी। तो देखिए, एरर इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड रिजल्ट। जो हमारा ट्रू रिजल्ट होता है और मेजर्ड रिजल्ट होता है, यानी कि जो हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू आती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल, जब हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला करेंगे ना, तो वहां पे आपको बताऊंगा भी कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है और ट्रू जो हमारी क्या है मेजर्ड वैल्यू है वो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए डेफिनेशन पोर्शन में यही सारी चीजें लिखी है कि एरर हमारी जितनी ज्यादा कम रहेगी उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। भाई एक बात बताओ, जैसे आपका रिजल्ट आ रहा था 100, ठीक है, जैसे आपके परसेंटेज ही है, आपके 100% से ज्यादा तो आ नहीं सकते, यानी कि एक ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू रिजल्ट क्या हो गया, 100% हो गया। और मेजर्ड रिजल्ट क्या आएगा, जैसे आपकी परफॉर्मेंस रहेगी 75, 85, 90, 92, 95 एज योर। ठीक है, बट वो 100% से ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम लिमिट उसकी कितनी है, 100% है। तो ट्रू रिजल्ट क्या हुआ, 100% हुआ। अब ट्रू रिजल्ट और मेजर्ड रिजल्ट के बीच का डिफरेंस अगर जो कम है, यानी कि एक्यूरेसी ज्यादा है। क्यों भाई, भाई एक बात बताओ, अगर जो आपके 90% आ रहे हैं तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है खाली, तो यानी कि यहां पे क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा है। वहीं अगर जो आपके 100% पे तो ट्रू वैल्यू है, अब आपके 70% आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी कम है। क्योंकि एरर क्या है, जो परसेंटेज ऑफ एरर है, जो डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू क्या है, बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। तो वही चीज यहां पर लिखी है, देखिए द एरर इज एन एनालिसिस इन एन एनालिसिस इज लार्ज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज में रिजल्ट। अगर जो एरर क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, किसके अंदर, एनालिसिस के अंदर, कि एरर जो है वो क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, यानी कि क्या है, बड़ा अमाउंट हो जाए एरर का, तो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ क्या है, डगमगा जाएगी गाड़ी, खतरे में है बात। ठीक है, एज रिलेटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्यूरेसी आर द बेसिस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसी वजह से क्या है, देखो एक्यूरेसी वर्ड यहां पे लिखा है, आप लोग अपने सिलेबस में देखोगे एक्यूरेसी वर्ड आपको मिलेगा। एक्यूरेट और हमारा प्रिसीजन, 2 प्रकार के हमारे रिजल्ट मेनली हमें देखने को मिलते हैं। वो सारे टर्म्स हम लोग जब ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आरजीपी वालों, जब एकेटीयू की बात करेंगे तब बताऊंगा इनको। ठीक है, उसके बारे में बाद में देखिए, दी जनरल टर्म एरर इन एन एक्शन विच मींस मिस्टेक। एरर का मतलब क्या रहता है, मिस्टेक रहता है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है एरर। यहां पे बेटा एक और चीज आपको ऐड ऑन कर लेनी है, क्या, फॉर्मूला। एरर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ट्रू रिजल्ट
माइनस मीजर्ड रिजल्ट, माइनस मीजर्ड रिजल्ट। ठीक है, यहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको एड ऑन करके लिख लेना है। ओके, इसके बाद में यहां पर एक और फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है। वो फॉर्मूला बेटा क्या रहेगा? वो फॉर्मूला आपका रहेगा परसेंटेज ऑफ एरर। परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे जी? ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप लोगों का क्या होगा बेटा? परसेंटेज ऑफ एरर होगा। दोनों फॉर्मूले डेफिनेशन लिखते के साथ ही आपको लिख देंगे। अगली हेडिंग आपकी क्या आएगी? सोर्सेज ऑफ एरर। अगली हेडिंग जैसे आप डेफिनेशन लिख दोगे, अगली हेडिंग आएगी आपकी बेटा सोर्सेज ऑफ एरर। आपको 10 प्रकार के सोर्सेज में बताऊंगा, जिनमें से आपको कम से कम 6 या 7 तो सोर्सेज याद रखने ही है। जैसे कैलकुलेशन आपको इजीली याद रह जाएगा, कैलिब्रेशन है ना, ये कुछ एरर है हमारा बेसिकली, एनवायरमेंटल आपका, ये तो 3-4 तरीके से तो आपको अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, कैलिब्रेशन, कैलकुलेशन, एनवायरमेंटल, सिस्टमेटिक, ऑब्जर्वेशनल, ये सब क्या है? एरर के सोर्सेज ही तो है। तो सबसे पहला इनप्रॉपर सैंपलिंग। अगर जो हम लोग सैंपल को ले रहे हैं इनप्रॉपर तरीके से, जैसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्या बोलते हैं कि यार 1 किलो, जैसे वो देखा है ना हेरा फेरी मूवी का, ऐसे करके 5000, ऐसे क्या है वो, क्या है? इनप्रॉपर सैंपलिंग है। अब क्या है, उसने ऐसे किया 5000 निकल गए, नहीं निकले, एक तरीके से उसने क्या अंदाजा ही तो लगाया, एनालाइज करके अंदाजा लगा, हाँ लगभग 5000 होंगे, तो वो क्या है? इनप्रॉपर सैंपलिंग। अब आपको क्या है? 10 ml लेना है। अब आप क्या करोगे? ये डाल दो थोड़ा सा, 10 ml हो गया होगा 10 ml। ये क्या है? इनप्रॉपर सैंपलिंग है। अगले सोर्स क्या है एरर का? एरर ड्यूरिंग सैंपलिंग प्रिपरेशन। आप जब सैंपल बना रहे हैं, प्रिपरेशन के दरमियान एरर हमारी डेवलप हो सकती है। कैसे डेवलप होगी? कि एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, जब आप सैंपल बना रहे हो उस टाइम पे एरर हमारी डेवलप हो सकती है। ये किसके द्वारा एरर डेवलप होगी? एनालिस्ट के द्वारा, कि भाई एनालिस्ट इधर उधर बात करने लगा, है ना, कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी का कॉल आ गया, समथिंग पर्सनल, है ना, तो क्या होगा? एरर डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे। आगे हमारा एरर बाय द एनालिस्ट। किसके द्वारा एरर डेवलप हो रही है? एनालिस्ट के द्वारा। ऊपर की भी दोनों एरर देखी जाए तो एनालिस्ट के द्वारा ही डेवलप होगी। भाई इनप्रॉपर सैंपलिंग, मतलब सैंपल को भाई इनप्रॉपर तरीके से लेना, ले तो एनालिस्ट ही रहा है ना। और यहाँ पे क्या है? सैंपल प्रिपरेशन के दरमियान एरर आ जाना, तो वो भी तो काम एनालिस्ट का ही है कि अच्छे से, ध्यान से, केयरफुली प्रैक्टिकल परफॉर्म करे। एरर बाय द एनालिस्ट, एनालिस्ट के द्वारा एरर डेवलप होना। ठीक है, यहां से आपसे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आएगा एनालिस्ट से, जो मैं अभी आपसे पूछूंगा। ठीक है, एरर बाय द इक्विपमेंट, जो आप क्या है बेसिकली ग्रास वेयर या फिर इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, उनके द्वारा एरर डेवलप होना। इक्विपमेंट्स के द्वारा जो एरर डेवलप हो रही है उसमें एनालिस्ट का कोई रोल नहीं है, बट प्रिपरेशन और सैंपल करते टाइम, उस टाइम पे तो एनालिस्ट का रोल है ना। भाई इक्विपमेंट डिफेक्टेड है, कि वो 15 ml का 12 ml क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, तो वो सारी क्या है, उसमें क्या है? इक्विपमेंट की गलती है, एनालिस्ट की गलती नहीं है। ठीक है भाई, उसको तो बस मेजरिंग देखनी है। अब आपको क्या है, किसी का 15 सेंटीमीटर का स्केल है, वो फिक्स है, बट हमें क्या भरोसा है कि वो 15 सेंटीमीटर का ही है? भाई क्या पता क्या है, कंपनी से मिस प्रिंटिंग हो गया, फिर साइज छोटा कर दिया कंपनी ने, तो उसमें क्या है? ये सारा क्राइटेरिया किसकी गलती है की वजह से होगा? इक्विपमेंट की वजह से एरर डेवलप होगी वहां पर। ठीक है, बात रिपोर्टिंग एरर। रिपोर्टिंग एरर क्या है? रिपोर्टिंग एरर की आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने क्या देखा? इधर बीकर में देखा, हाँ सर ये 40 ml है, आपने क्या बोला? जैसे कहा कितना आया? 35 आया, 35, और आपके पार्टनर ने क्या लिख दिया? 33। रिपोर्टिंग एरर डेवलप हो गई। आपको क्या है, उधर रीडिंग में था क्या 23, और आपको दिख गया 28। रात को अच्छे से सोए नहीं थे, ज्यादा बात कर रहे थे, तो 23 का 28 दिख गया, तो क्या होगा? वो रिपोर्टिंग एरर हो जाएगी बेटा। देखो वही दिखा है, देखो यहाँ पे एरर अकर ड्यू टू रॉन्ग इन प्रॉपर डाटा और ऑब्जर्वेशन। इन प्रॉपर डाटा और ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना इन प्रॉपर तरीके से, आपने क्या है 23 का 28 पढ़ लिया, 33 का 35 सुन लिया, तो ये सब क्या होगा बेटा? क्या होगा? रिपोर्टिंग एरर में आ जाएगा। आगे आ जाओ, रिपोर्टिंग एरर के बाद हमारा क्या आ जाएगा? कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर कैसे? भाई जैसे आपकी क्या रहती है, कोई भी बीकर ब्यूरेट स्केल रहती है,
उसमें क्या रहता है, मेजरमेंट लगा रहता है ना, जैसे आपकी वॉच ही है, वॉच में क्या रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 तक लिखे रहते हैं। अब वो क्या है, एक तरीके से लिखे ना हो, जैसे अभी लेटेस्ट वॉच आने लगी है, क्या है, खाली सुई घूमती हुई दिखती है, तो उसमें अंदाजन से आप क्या बता, एग्जैक्ट बता सकते हो क्या कि यही टाइम हुआ है। भाई वहां पर अगर जो रीडिंग लिखी होगी तो आप तभी तो देख सकते हो। अब वहां पे कैलिब्रेशन एरर कब डेवलप हुई, जब हमारी रीडिंग अच्छे से मेजर ही नहीं है ना, मेंशन ही नहीं है, तो ये सब हमारा क्या होगा, कैलिब्रेशन एरर हो जाएगी। कैलकुलेशन एरर, भाई आपको जो कैलकुलेशन कर रहे हो 4/2 लिख दिया, 2.2 लिख दिया, फिर उसको क्या है, गलती कर दिया आपने कैलकुलेशन करने में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन एरर आ जाएगा। पूरा प्रैक्टिकल सही है, बट कैलकुलेशन करते टाइम हमारा क्या हुआ, हमसे गलती हो गई कि हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, या फिर कैलकुलेटर में क्या है, बेसिकली हम लोग क्या है, कैलकुलेटर का यूज ना करके खुद से कर रहे हैं, तो क्या होगा, एरर, कैलकुलेशन एरर आ जाएगी। भाई एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, भाई जब हम लोग क्या है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा तो है नहीं कि इंदौर में कोई ड्रग बनी तो वो इंदौर में ही क्या है, सप्लाई होगी, ओवरऑल इंडिया में ट्रांसफर होती है भाई, है ना। कोई हिमाचल में बनी तो, या फिर उत्तराखंड में बनी तो जहां पे बन रही है वहीं पे सप्लाई होगी, भाई वहां से ट्रांसपोर्ट होती है ऑल ओवर इंडिया में, है ना। स्टोरेज कंडीशन होती है अलग अलग ड्रग की, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे कैसे पैकेजिंग हो रही है, क्या स्टोरेज कंडीशन, सारी की सारी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई थी ना, केमिकल्स की, तो वही चीज है, उसके द्वारा भी हमारी क्या है, एरर डेवलप हो सकते हैं। भाई कैसे, जैसे स्टोरेज कंडीशन है, आपको बोला गया है स्टोरेज कंडीशन में, या फिर आपको उसकी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की पता है कि ये सनलाइट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसको वेल क्लोज कंटेनर और हम्बर ग्लास बोतल के अंदर फिल करके रखना चाहिए। अब आपने उसको सनलाइट के कांटेक्ट में रख दिया, तो एरर डेवलप होगी नहीं होगी, यस और नो, एरर डेवलप होगी बेटा ये नहीं होगी, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, एरर डेवलप होगी या नहीं होगी, होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे आ जाओ, लास्ट हमारा क्या है, एरर ड्यू टू लेबोरेटरी एनवायरमेंट, आपकी लैब का एनवायरमेंट कैसा है उसके द्वारा भी एरर डेवलप हो सकती है, कि यानी कि आपके लैब का एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, आपको पढ़ने के लिए क्या है, एक शांत माहौल चाहिए नहीं चाहिए, एनवायरमेंट मैटर करता है नहीं करता है। अगर जो आपके आसपास डीजे बज रहा है, यो यो यो, डांस वांस चल रहा है, पार्टी चल रही है, क्या आप पढ़ पाओगे, क्या आप पढ़ पाओगे, अगर जो आपको ध्यान और मौन साधना आती हो तो पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ सकते, या तो आपको गुस्सा आएगा, फिर आप उस पार्टी का पार्ट बन जाओगे, है ना, या तो आप भी पार्टी शार्टी करेंगे, या फिर क्या करोगे, आप गुस्से में कि यार बंद करो प्लीज मुझे पढ़ना है, मेरा कल एग्जाम है, ये करोगे, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो एरर तो डेवलप हुई ना, क्या इफेक्ट हुआ, स्टडी में एरर आई ना, क्योंकि या तो भाई आप गुस्से में आकर के पढ़ ही नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, सोर्सेज ऑफ एरर हो जाते हैं। सोर्सेज ऑफ एरर जैसे ही आप एग्जाम में लिखोगे, तुरंत आपको लिखना पड़ेगा क्या, टाइप्स ऑफ एरर, कि भाई अब हम अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं एरर के अंदर, एरर क्या होती है, किस प्रकार से डेवलप हो सकती है, अब हम देखेंगे किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे टाइप्स ऑफ एरर जाएंगे, मेनली हमारे 3 टाइप होते हैं एरर के। सबसे पहले हमारा ग्रोस एरर, सेकंड वन इज अवर रैंडम एरर, एंड थर्ड वन इज अवर सिस्टमैटिक एरर, थर्ड वन इज अवर सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टमैटिक एरर फर्दर हमारा 3 प्रकार का होता है बेटा। तो आपको देखो इस तरीके से लिखने के बाद में कॉपी में आप इसको इस प्रकार से भी लिखोगे, ठीक है, और फिर इस सिस्टमैटिक एरर को भी आपको इस तरीके से 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको ऐसे भी लिखना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, और हमारा क्या आ जाएगा यहां पे, एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी एग्जाम में लिखना है, लिख लोगे ऐसे, यस और नो। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है यार, कोई इस बच्चे को बताओ कि ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं भैया, कोई तो बता दो इन्हें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई तो समझाओ इन्हें। चलो बात आ जाती है बेटा देखो ग्रोस एरर की, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं ताकि कि आप लोगों को बस थ्योरेटिकल पोर्शन देखना पड़े। देखो बेटा ग्रोस एरर क्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, जीरो एरर भी इन्वॉल्व होगी।
अब ह्यूमन एरर कैसे कैसे डेवलप हो रही थी, सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर जाओ। ह्यूमन एरर क्या हो रही थी, सैंपल प्रिपरेशन जो बन रहा था तब ह्यूमन एरर की वजह से, ह्यूमन की वजह से हो रही थी। ठीक है, ग्रोस एरर के अंदर लिखो। जब आप क्या है प्रिपरेशन कर रहे थे सैंपल की, ठीक है, वो उसके द्वारा एरर डेवलप हो रही थी, ग्रोस एरर के अंदर आ जाएगा। एनालिस्ट के द्वारा जो एरर डेवलप हो रही थी, ग्रोस एरर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर एरर हमारी क्या है, एनालिस्ट के द्वारा डेवलप हो रही थी, वो सब किसके अंदर आ जाएगी, हमारी ग्रोस एरर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ग्रोस एरर जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। सेकंड वन पे हमारी क्या जाएगी, रैंडम एरर, जो क्या है रैंडमली जनरेट हो, जिसमें ना तो एनालिस्ट का कोई गलती है ना केमिकल की कोई गलती है, अचानक से कोई भी एरर डेवलप हो जाए। इन द सेंस जैसे आपने कोई भी केमिकल लिया, ठीक है, उसको तुरंत हीट करना है, आपने कोई भी केमिकल बनाया उसको तुरंत हीट करना है, या फिर उसको स्टरलाइज करना है किसके अंदर, हॉट एयर ओवन के अंदर। ठीक है, उसको हॉट एयर ओवन के अंदर रखना है, तुरंत प्रोसीजर में ये लिखा है। बट क्या हुआ, जैसे ही आपने हॉट एयर ओवन के अंदर रखा, लाइट भाग गई, क्या वक्त चली गई, लाइट चली गई। तो अब जब लाइट आएगी तभी तो आप उसको कर पाओगे, और जब तक लाइट नहीं आ जाती, प्रोसीजर में लिखा है रैंडमली हमें हॉट एयर ओवन के अंदर रख करके उसको हॉट करना है, तो क्या होगा, वहां पर रैंडम एरर जनरेट होगी। यहां पर कल जितने भी बच्चे क्लास में होंगे, क्या था, कभी माइक काम नहीं कर रहा था, कभी लाइट चली जा रही थी, कभी बीच में बफरिंग हो जा रही थी वीडियो में, वो सब क्या थी बेटा, रैंडम एरर थी। रैंडम एरर क्लियर है। उसके बाद में सिस्टमेटिक एरर हमारी आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे 3 एरर हम लोगों ने बोला, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या रहेगी, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारी एरर डेवलप हो रही है। कैसे भाई जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, तो वो एनालिस्ट के द्वारा तो एरर डेवलप नहीं हो रही। भाई इंस्ट्रूमेंट में एनालिस्ट का क्या रोल है, वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं है, उसमें तो किसकी गलती है, या तो भाई कॉलेज मैनेजमेंट की गलती है या फिर इंडस्ट्री की गलती है ना, कि भाई इंस्ट्रूमेंट अच्छे से भी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, जो फंक्शन में जो इसमें खराबी है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। हम लोगों ने देखा था क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशन करने में दिक्कत हो रही थी, यानी क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या कर लिया था, गलत कर लिया था, 23 का 28 पढ़ लिया था, 33 का 35 सुन लिया था, दैट वाज ऑब्जर्वेशनल एरर। और हमारी एनवायरमेंटल एरर क्या रहेगी, जो कि हमारे क्या एनवायरमेंट के द्वारा डेवलप हो रही है, यानी कि क्या, हमारी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, जो हमारे लैब का एनवायरमेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, हमारी एनवायरमेंटल एरर को डेवलप करने के लिए आ जाएगी। देखो बेटा, 1 बाय 1 करके सारी एररों को इधर देख लो। ग्रोस एरर, जिसको हम लोग क्या बोले, अकाउंट ह्यूमन ओवर साइट एंड दी मिस्टेक वाइल रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड, हमारा क्या रहेगा, रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग्स में हमारा रहेगा बेसिकली हमारा ह्यूमन एरर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन ह्यूमन एरर, यही मैंने आप लोगों को बोला है। इसके अंदर देखो 23 का 28 पढ़ लिया, रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो गई, ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगी, ग्रोस एरर के अंदर ही आ जाएगा। रैंडम एरर, वो एरर जो हमारी क्या है, रैंडमली जनरेट हो, आर रैंडम। ठीक है, रैंडम एरर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम, अचानक से जनरेट हो। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, रैंडम एरर होगी। सिस्टमेटिक एरर 3 तरह की होती है, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल। एनवायरमेंटल मैंने आप लोगों को बता दिया, देख लो, जो एनवायरमेंट के थ्रू देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मैग्नेटिक फील्ड, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ऑब्जर्वेशनल एरर के हम लोग क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट क्या हुआ, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो गया, तो डेट वाज हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो एरर हमारी क्या, इंस्ट्रूमेंट के डिसफंक्शनिंग की वजह से डेवलप हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया, अरे क्यों लड़ रहे हो भाई, क्यों लड़ रहे हो चैट सेशन में, क्यों लड़ रहे हो चैट सेशन में भाई, है, ऐसा ना करो। ओके बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात हो जाएगी। उसके बाद में भाई अब हम लोगों ने क्या देख लिया, एरर क्या होती है, एरर किस तरीके से डेवलप हो रही है, एरर किस किस प्रकार की होती है। अब एरर डेवलप हो रही है तो उसको मिनिमाइज भी तो करना पड़ेगा,
अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, कि हम लोग किस किस मेथड के थ्रू कौन कौन सी एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सर इतना ही पढ़ के जाएंगे तो काम हो जाएगा ना? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, लड़ो नहीं, देखो लड़ना वड़ना नहीं है, कल एग्जाम है, अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है, लड़ना वड़ना नहीं है, देखो भाई इधर लड़ो मत, वरना कभी कभी एक काम करेंगे, कभी दंगल करवा देंगे बीएसपी फार्मेसी की तरफ से, तब लड़ने। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन के बारे में कल भी बताया था बेटा, कि हमारे कुछ किस किस प्रकार से हम लोग किन किन मेथड के थ्रू हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ब्लैंक डिटर्मिनेशन, कैलिब्रेशन, हम लोगों ने इन सब के हमारा क्या रहेगा, देखो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपरेटस, कि हमारा क्या जो हमारा क्या है, जो हमारा कैलिब्रेशन एरर किसकी वजह से हो रही थी, जो हम लोग क्या रीडिंग अच्छे से हमारी मेंशन नहीं थी, तो क्या होगा, हम लोग अगर जो अच्छी रीडिंग जिसमें क्या है अच्छे से मेंशन हो, लेबलिंग हो चीजें की इतने सेंटीमीटर है, इतने एमएल है, तो क्या होगा, हमारी कैलिब्रेशन एरर मिनिमाइज हो जाएगी। तो वही हमारा सबसे पहला मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा क्या जाएगा, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, एनालाइट लिया था, रिएजेंट लिया था, हमारा एक केमिकल लिया था, जहां से हमारी क्या हो रही थी, उसके अंदर एरर डेवलप हो रही थी। फिर उसके बाद में ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एनालाइट को स्किप कर देते हैं, क्या करते हैं, खाली हमारा स्टैंडर्ड और जो हमारा क्या रहेगा, देखो रिएजेंट हमारे, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोई भी हम लोग क्या है बेटा, सैंपल प्रिपरेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हमारी क्या होगी, एरर आ गई। ठीक है, एरर डेवलप हो गई यहां पर। ओके, ये बात समझ में आई। अब हम लोग ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे, जो हमारा ये एनालाइट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम लोग क्यों हटाएंगे अभी बताता हूं। देखो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डिटर्मिनेशन जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, एनालाइट को हम लोगों ने रिएजेंट लिया और अपना केमिकल लिया। अब हम लोग यहां से क्या देखेंगे, जब हम लोग अपना रिएजेंट और केमिकल ले रहे हैं बेटा, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि एरर हमारी किसके द्वारा डेवलप हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एनालाइट को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, यहां पर एनालाइट को हटा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं जो हमारा रिएजेंट है और जो हमारा केमिकल है, इन दोनों में अगर जो एरर डेवलप हो रही है, ठीक है, इन दोनों की वजह से अगर जो एरर डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एनालाइट तो सही है, इन दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, वहीं अगर जो हम लोग दूसरी चीज देखें कि अगर जो हमारा क्या है भाई, इन दोनों के थ्रू एरर डेवलप नहीं हो रही है, इन दोनों के थ्रू एरर अगर जो डेवलप नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एनालाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन से हम लोग एग्जैक्टली ये देखते हैं कि हमारा एरर किसके द्वारा डेवलप हो रही है। दोनों मेथड क्लियर है, यस और नो बेटा, दोनों मेथड क्लियर है। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, दोनों मेथड सभी के क्लियर है, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी फटाक से, जल्दी बताओ, दोनों मेथड क्लियर सभी के। चलो अगला मेथड आ जाता है, अगला मेथड हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल डिटर्मिनेशन। यहां पे हम लोग क्या लेंगे, वहां पे हम लोगों ने एनालाइट को स्किप कर दिया था, यहां पे हम लोग एनालाइट के प्लेस पे लेंगे स्टैंडर्ड, एनालाइट के प्लेस पे क्या ले लेंगे बेटा, हमारा स्टैंडर्ड ले लेंगे। ठीक है, देखो कंट्रोल डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने क्या लिया, जो हमारा एनालाइट था, रिएजेंट था और हमारा केमिकल था, इनमें क्या हो रही थी, हमारी एरर डेवलप हो रही है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या लिया, जो हमारा क्या है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे एनालाइट के प्लेस पे हम लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ले लिया एनालाइट के प्लेस पे। अब रिएजेंट और केमिकल तो हमारा सेम है ऊपर के जैसे ही। अब हम लोग क्या देखेंगे, एरर हमारी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जो यहां पर हमारी एरर डेवलप हुई, तो मतलब गड़बड़ किस में है जी, इन दोनों में। भाई स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है, जब ये हम लोगों ने अपने मेन रिजल्ट के लिए ट्रू वैल्यू के लिए यूज किया था, वहां पर तो एरर आई ही नहीं। अब क्या होगा, अगर जो एरर डेवलप हो रही है तो मतलब गड़बड़ इनमें है, और अगर जो एरर डेवलप नहीं हो रही है तो हमारी गड़बड़ किसमें है, इसमें। ठीक है, ये हमारा क्या जाता है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन। ओके बेटा, बात समझ में आई कंट्रोल डिटर्मिनेशन में। आगे आ जाइए, आगे आ जाते हैं स्टैंडर्ड एडिशन रिकवरी। ये इसमें भी हमारा कुछ इसी प्रकार से रहेगा। देखो हमारा क्या रहेगा कि यहां पे हमारा सैंपल लिया, रिएजेंट लिया,
हमारा अमाउंट बना 10 माइक्रोग्राम, ठीक है, सैंपल लिया, रिएजेंट लिया, 10 माइक्रोग्राम बना। अब हम लोग सैंपल के साथ में अपना स्टैंडर्ड भी ले लेंगे, सैंपल के साथ में स्टैंडर्ड भी ले लेंगे, 15 माइक्रोग्राम हमारा एनालिट बनना चाहिए। कैसे? हम लोग 10 माइक्रोग्राम लेंगे इसका, 5 माइक्रोग्राम लेंगे इसका। ये हमारा क्या है, 4 प्रकार से आप लोग खाली मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन देख लेना। उसके बाद में आगे भी है, बट इनको याद रखना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना। इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या रहेगा कि भाई देखो, जैसे हम लोग बात करें कि NaOH का, अगर जो हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से भी कर सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, किसका? हमारा NaOH का। अब भाई दोनों से प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, तो मतलब क्या है, दोनों से हमारा क्या होना चाहिए, 0.1 नॉर्मल के लिए बना रहे हैं तो दोनों से 0.1 नॉर्मल ही बनना चाहिए, ठीक है। बट अगर जो इससे बन रहा है कुछ और इससे बन रहा है कुछ और, तो इसका मतलब क्या है, एरर है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है। भाई एक बात बताओ, आपके घर से कॉलेज तक जाने का रास्ते 2 है, एक थोड़ा बड़ा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है, कोई बात नहीं, बट दोनों रास्ते जाते कॉलेज में ही है, कि आपके कॉलेज पे ही जाते हैं दोनों के दोनों रास्ते, एक लेफ्ट से और एक राइट से। अब आप लेफ्ट वाले रास्ते से जा रहे हो तो कॉलेज पहुंच जाते हो, और जब राइट वाले रास्ते से जा रहे हो तो कॉलेज पहुंचते नहीं हो। तो मतलब क्या है, या तो आप में कुछ ना कुछ एरर है या फिर रास्ते में कुछ ना कुछ एरर है। समझ रहे हो कि भाई राइट वाले रास्ते से गए, या तो आप में कुछ एरर है या फिर रास्ते में कुछ एरर है। तो वो क्या रहता है हमारा बेसिकली, बट पहुंचना तो चाहिए था, चाहे लेट पहुंचे, बट पहुंचना तो चाहिए था ना कॉलेज में, बट नहीं पहुंच रहे हो, तो कुछ ना कुछ एरर है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा क्या रहेंगे, ये 5 से 6 प्रकार के हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहते हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, ये आप लोगों के मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर रहेंगे। अब बताओ, एरर वाला कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर है, नहीं है, यस और नो? जल्दी बोलो बेटा, एरर वाला कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर है? जल्दी बताओ, एरर वाला कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर है, यस और नो? बेटा कंफर्म है वो तो कभी की कंफर्म हो गई, कौन सी दुनिया में हो तुम? जल्दी बताओ। चलो आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है हमारा बेटा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से। अगला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से, ठीक है, कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड का, इन दोनों का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट के अंदर, जो हमारा क्या है, एसिड बेस साइट्रेशन और नॉन एक्वस साइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन एरर सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, हमारा बेसिकली एसिड बेस साइट्रेशन से, ठीक है। अब एसिड बेस साइट्रेशन होता क्या है? देखो एसिड बेस साइट्रेशन हमारा ऐसा टाइट्रेशन जो बेसिकली किसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। एसिड बेस साइट्रेशन में बेटा होता क्या है, बेसिकली एसिड बेस साइट्रेशन में हमारा होगा क्या कि हमारे जो क्या रहेंगे, जो हमारे एसिड रहेंगे, अगर जो हमारा एनालाइट अगर जो हमारा क्या है एसिड है, तो हमारा जो टाइट्रेंट रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है बेस रहेगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, एसिड के मॉलिक्यूल्स बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे, एसिड के मॉलिक्यूल बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। इसमें अगला अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट देखा जाए कि हमारा एनालाइट मान लो बेस है और हमारा बेटा टाइट्रेंट कौन है, एसिड है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे बेस के मॉलिक्यूल एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस के मॉलिक्यूल एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना। हो दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रही है, एक में बेस एसिड को कर रहा है, एक में एसिड बेस को कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा एसिड बेस साइट्रेशन है, अगर जो उसके हम लोग टाइप्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली हमारे उसके 8 प्रकार के टाइप होते हैं बेटा। अगर जो हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं तो 8 प्रकार के टाइप्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस के अंदर 4 प्रकार के। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो बता देते। देखो
हमारा क्या रहेगा, स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस। ठीक है जी, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस रहेगा पहला टाइप। दूसरा स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस। तीसरा हमारा रहेगा यहां पर क्या, वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस। ठीक है, और चौथा टाइप हमारा क्या रहेगा जी यहां पर, वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हमारे चार टाइप ये रहेंगे। चार टाइप हमारे और रहेंगे, वो कौन कौन से रहेंगे देखो। पहले नंबर पे हमारा क्या रहेगा, स्ट्रोंग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रोंग बेस एंड स्ट्रोंग एसिड। वीक बेस एंड स्ट्रोंग एसिड। और हमारा वीक बेस एंड वीक एसिड। अब देखो बेटा, यहां पर डिफरेंस क्या है, क्या आप बोलोगे सर वीक एसिड वीक बेस है, वीक बेस वीक एसिड लिख दो, तो डिफरेंस क्या हुआ। यहां पर देखो हमारे जो ये चारों केस हैं, ये जो चारों केस है यानी कि ये वाले, इधर हमारा यहां पर इतने पोर्शन में जो एंड से पहले लिखा है वो सब क्या है, एनालाइट है। ठीक है, और जो एंड के बाद लिखे वो सब क्या है, हमारे टाइट्रेंट है। तो जो हमारे इस साइड वाला पोर्शन है, इसमें पूरे के पूरे क्या है, एनालाइट हमारे एसिडिक कैरेक्टर के हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रोंग हो। और जो हमारे बेसिक कैरेक्टर के हैं वो सब क्या है, टाइट्रेंट है। इधर देखा जाए तो हमारे जितने भी एसिड बेस है, सॉरी जितने भी बेस है वो सब क्या है, एनालाइट है। और जितने भी बेस है एसिड है, सॉरी वो सब हमारे क्या है, टाइट्रेंट है। जितने भी बेस है हमारे वो सब एनालाइट है, और जितने भी एसिड है वो हमारे क्या है, टाइट्रेंट है। ठीक है, पता लग गया क्या डिफरेंस है इनमें। हमारे सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें ये चारों टाइप पढ़ने हैं। तो जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन दिया है उसके अंदर आपको ये चारों टाइप पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन दिया है आपको उसके अंदर ये चारों पढ़ने हैं। ठीक है, अब इन चारों में भी एक बात है कि हमारा बेसिकली क्या है, यहां पर एक और टर्म यहां पर आ जाती है, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों को एक और चीज याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है जी, यहां पर जो हमारा स्ट्रोंग एसिड होगा और हमारा क्या होगा, वीक एसिड, और जो हमारा स्ट्रोंग बेस होगा और एक होगा हमारा जी वीक बेस। जो हम लोग यहां पर स्ट्रोंग एसिड यूज करेंगे बेटा वो क्या रहेगा, हमारा HCl रहेगा। और जो वीक एसिड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एसिटिक एसिड रहेगा। जो हमारा स्ट्रोंग बेस रहेगा वो क्या रहेगा, NaOH रहेगा। और जो हमारा वीक बेस रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। हर किसी के केस में, इधर भी ले लो चाहे उधर भी, हमें ये चारों पढ़ने हैं, तो इन चारों के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। समझे, समझे बेटा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए आ जाते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट देखो हमारा क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन किसके ऊपर बेस रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर, वो भी किस किस के बीच में, एसिड और बेस के बीच में। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। यही मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, देखिए इन एसिड बेस टाइट्रेशन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। देखो हमें किसका कंसंट्रेशन नोन है बेटा, एसिड का कंसंट्रेशन हमें
नोन है, पता है। किसका कंसंट्रेशन नोन है? एसिड का, जिसको हम क्या है टाइट्रेटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में टाइट्रेट कर रहे हैं? अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। हमें अननोन कंसंट्रेशन किसका है? बेस का कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। इसी वजह से मैंने बोला आपको कि हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग किसका यूज करेंगे? हमारे जहां पे हमें एसिड का कंसंट्रेशन नोन होगा और हमें बेस का कंसंट्रेशन नोन नहीं होगा। या फिर ऐसा कहीं लिखा है कि बेस का कंसंट्रेशन कभी नोन नहीं होगा? भाई हो सकता है, बट हमारे सिलेबस के अंदर इन्हीं 4 टाइप को हमें पढ़ना है जहां पे एसिड का कंसंट्रेशन नोन हो और बेस का कंसंट्रेशन हमें पता ना हो। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इसके बाद में द पॉइंट एट विच द मोल्स ऑफ एसिड हमारे क्या रहेगा? जब इक्विवेलेंट पॉइंट एंड पॉइंट वाली बात आ जाएगी, कलर अपेयर हो जाएगा, वो सारी चीजें यहां पर है। ठीक है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? हमारे 3 कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारे एसिड बेस के ऊपर, अरेनियस थ्योरी, लॉवरी एंड बोर्नस्टीड थ्योरी और हमारी क्या रहेगी बेटा बेसिकली लेविस थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरीज है हमारी एसिड बेस की। जब आप एसिड बेस, अगर जो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीनों थ्योरीज के बारे में लिखना है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है कि सर तीनों थ्योरीज के बारे में कब लिखें? देखो, अगर जो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बेस टाइट्रेशन, तो आपको ये तीनों थ्योरीज लिखनी है। और अगर जो आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन या फिर थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, तो आपको फिर एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में और फिर आपको क्या है इंडिकेटर्स की थ्योरी को डीपली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो दोनों चीजों में डिफरेंस है बेटा, ध्यान से सुन लो, बातें मत करो चैट सेशन में वरना क्लास में से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एसिड बेस टाइट्रेशन से सीधा, तो आपको क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है? एसिड बेस की तीनों थ्योरीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करना। उसके बाद में इंडिकेटर्स की दोनों थ्योरी के बारे में लिखना, खाली थ्योरी पोर्शन, उसका प्रूफ वाला पार्ट नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखोगे अगर जो एसिड बेस के टाइट्रेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर जो आपसे क्या है इंडिकेटर के बारे में पूछा गया कि क्या है व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, क्या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना। ठीक है, एसिड बेस की एक एक लाइन की डेफिनेशन तीनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करना। अब एसिड बेस की थ्योरी ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करनी है, उसके बाद में आप लोगों को इंडिकेटर की थ्योरीज ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है बेटा विद प्रूफ के साथ में। ठीक है, ये आप लोगों का पोर्शन रहेगा अगर जो इंडिकेटर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। बात समझ में आई? तो अब देखिए एसिड बेस की 3 थ्योरी है, अरेनियस थ्योरी, लॉवरी एंड ब्रोंस्टीड प्रोटॉन थ्योरी और हमारी लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हमारी 3 थ्योरीज है किसकी? एसिड बेस, बेसिकली एसिड बेस की हमारी 3 थ्योरीज है। ठीक है, अब अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? अरेनियस थ्योरी बोलती है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन दे, वो हमारे क्या होते हैं? बेसिकली एसिड होते हैं। और जो H नेगेटिव आयन दे उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है जी, एसिड और बेस क्या होते हैं पता नहीं, अरेनियस थ्योरी अरेनियस सर ने बता दिया। अब अरेनियस थ्योरी बेसिकली हमारी 1887 में आई, जहां पे अरेनियस सर ने एक कॉन्सेप्ट हमें दिया। अरेनियस सर की थ्योरी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो क्या कॉन्सेप्ट था? बेसिकली हमें स्यूडो बेस का, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके पास में OH नेगेटिव आयन ना हो पर वो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने की क्षमता रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्यूडो बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में प्रधानी के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, प्रधान बनने के लिए कोई भी खड़ा हो पर उसके पीछे एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो उसको प्रधान बनाने की क्षमता रखता है। वो उसमें खुद कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद प्रधान बन जाए, बट उसमें क्या है? उसके पीछे ऐसे आदमी का सपोर्ट है जिसके पास में वोट बैंक है और वो उसको प्रधान बना देगा। तो ऐसे का उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? उप प्रधान बोलते हैं। तो यहां पर ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो बेस बोलते हैं। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए क्या है? अमाइंस है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है हमारी, क्या है? लॉवरी एंड ब्रोंस्टीड प्रोटॉन थ्योरी। अब लॉवरी एंड ब्रोंस्टीड प्रोटॉन थ्योरी क्या है बोलती है? जो हमारी लॉवरी एंड ब्रोंस्टीड प्रोटॉन थ्योरी है ये 1923 में आई। इस थ्योरी ने क्या बोला बेसिकली कि ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करे
वो एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें वो बेस होते हैं। जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो बेस होंगे। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्या क्या हुआ, पहली थ्योरी ने तो स्यूडो बेस वाला कॉन्सेप्ट दिया था अरेनियस सर की, इस थ्योरी ने कॉन्सेप्ट दिया, आप लोगों ने देखा होगा क्या, बेसिकली कॉन्जुगेटेड बेस कॉन्जुगेटेड एसिड वाला कॉन्सेप्ट। तो इस थ्योरी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस वाला थ्योरी दी, कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस, यानी कि हमारा जो एसिड रहेगा जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, अगर जो हम लोग उसके सेकंड हैंड साइड देखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे जहां पे उसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, उसने उसके साथ में कॉन्जुगेटेड बेस का भी फॉर्मेशन किया है, यानी कि एसिड फॉर्म इट्स कॉन्जुगेटेड बेस एंड बेस फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। ये दो थ्योरीज होगी। उसके बाद में तीसरी थ्योरी हमारी क्या है, लेविस थ्योरी जो आई, लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो भी 1923 में आई। इस थ्योरी ने हमें बेसिकली क्या बोला कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो बेस होंगे, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होंगे। ठीक है, इस थ्योरी ने भी दूसरा एक और कॉन्सेप्ट दिया, जैसे पहली थ्योरी ने क्या दिया था, स्यूडो बेस का, दूसरी थ्योरी ने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का दिया। हमारी लेविस थ्योरी ने कॉन्सेप्ट दिया किसका बेटा, हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, ये हमारी तीनों की तीनों थ्योरीज हैं। देखो जल्दी जल्दी इनको रीड ऑन कर लो। देखो अरेनियस थ्योरी 1887 लिख लेना, यहां पर 1887 कर लेना। ओके, यहां पर आ जाएगा हमारा, देखो ये विद एग्जांपल आप लोगों के सामने है अरेनियस थ्योरी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। और देखो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था, स्यूडो बेस वाला, ये रहा स्यूडो बेस वाला कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के अंदर। ठीक है जी, कि देखो हमारे क्या है, अमाइंस का एग्जांपल ये रहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में OH नेगेटिव आयन ना हो, बट वो क्या है, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने की क्षमता रखते हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो बेस बोलते हैं। ठीक है जी, ये स्यूडो बेस का कॉन्सेप्ट है। फिर हमारी क्या है, ब्रोंस्टेड लोवी प्रोटॉन थ्योरी आई, इसकी ये हमारी देखो 1923 में आई। इस थ्योरी ने हमारा क्या बोला, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया कंप्लीट, और यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बना, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ द बेस और कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ द एसिड। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है ओरली, आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में देख सकते हो। उसके बाद में हमारा थर्ड नंबर पे आया बेटा जी, क्या क्या है हमारा, ये तो हमारा ब्रोंस्टेड लोवी थ्योरी के अंदर ही चल रहा है। लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई, जहां पे जो ये भी 23 में आई, 1923 में। इसने क्या बोला, देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन एसिड एंड बेस। देखो एसिड बेस के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो क्या रहेगा हमारा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट एक्सेप्ट करेगा, जो हमारा क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखो एसिड इज अ स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड बेस इज स्पीशीज दैट कैन डोनेट। हमारा बेस क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और हमारे क्या करेंगे, एसिड क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ये तीनों थ्योरीज आई आपकी। उसके बाद में इसके आगे आपको हेडिंग लिखनी है एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। ये आप लोगों का डायग्राम है, आप लोग उसको बनाना चाहो तो बना लेना, वरना स्किप करना चाहो तो स्किप कर देना, अभी के लिए स्किप कर दो, रहने दो। इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर के, अगर देखो इंडिकेटर के बारे में आपसे क्वेश्चन आया तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में भी लिखना है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, एक एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए, ये सारी थ्योरीज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, समझ में आई बातें, चलो आ जाओ। इसके बाद में हमारा आ जाता है, देखो एसिड बेस की हमारे इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं। हमारी क्या है, बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर की जो थ्योरी है, एसिड बेस इंडिकेटर की, वो बेसिकली दो थ्योरीज है हमारी, ओस्टवाल थ्योरी और हमारी क्यूनर्ड थ्योरी। ठीक है, हमारी कौन सी थ्योरी है, देखो ओस्टवाल थ्योरी, हमारी क्यूनर्ड थ्योरी। अब देखो ओस्टवाल सर ने क्या बोला था, ओस्टवाल सर ने बोला था बेसिकली कि हमारे इंडिकेटर्स हमारे आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज्ड फॉर्म में, या फिर अनडिसोसिएटेड से डिसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में कलर चेंज करते हैं, और जिसकी वजह से हमें एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है। ये ओस्टवाल सर ने थ्योरी दी थी। क्यूनॉइड सर ने क्या बोला था बेसिकली कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से वो कलरलेस से कलरलेस से कलर अपेयर करते हैं, और फिर दोबारा से उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए तो फिर वो दोबारा से कलरलेस फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि क्या है,
उनका जो वो कलर अपेयर कर रहे हैं ड्यू टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से वो लोग कर रहे हैं। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। जो आपका ओस्टवाल्ड थ्योरी का जो प्रूफ था कल, वो मैं आप लोगों को कंप्लीटली बता चुका हूं। ओस्टवाल्ड थ्योरी का आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, और आपको देखो जो प्रूफ मैंने कल आप लोगों को बताया था उसके अंदर आप लोग थ्योरीज इस प्रकार से एड ऑन कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का रहेगा। इसके बाद में हमारा क्या जाता है, ओस्टवाल्ड थ्योरी के बाद में देखो यहां पे देखो हमारा क्या होगा। देखो पहला केस हमारा क्या हो रहा था, अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर डिफरेंट कलर। हमारा क्या देखो एसिड बेस का जो शिफ्टिंग है वो किस तरफ हो रही है हमारी, बेसिकली बट एन एसिड बेस इंडिकेटर प्लेस इन दी, कहां गया कहां गया कहां गया, यहां पर नहीं है, एक मिनट, हाँ ये रहा। अब देखो पहले हमारे केस में क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारी क्या इक्विलिब्रियम जो था शिफ्ट हो रहा था किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जो डिसोसिएशन था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। पहले केस में जब कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, वो जो कल की क्लास में आप लोग प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की रहेगी, आपको थ्योरी इस प्रकार से लिखनी है। ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स है जो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो करेंगे और बेसिक मीडियम में कैसा कलर शो करेंगे, आप लोगों के सामने है। ठीक है, समझे। उसके बाद हमारे सेकंड आ जाते हैं क्यूनॉइड थ्योरी। क्यूनॉइड थ्योरी हमारे स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से ही होगी, जो कि आप लोगों का देखो यहाँ पर ये कलरलेस है हमारा स्ट्रक्चर, इसने कैसा कलर अपेयर किया, ड्यू टू स्ट्रक्चर चेंजेस। यहाँ पे क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से, इसकी स्ट्रक्चर बिहेवियर में चेंजेस आने की वजह से इसने पिंक कलर अपेयर किया, और इसकी स्ट्रक्चर में दोबारा से चेंजेस आए थे, देन ये फिर से कलरलेस अपेयर हो गया। इसी थ्योरी के ऊपर हमारी क्या थी, बेसिकली बेस्ड थी हमारी क्यूनॉइड थ्योरी। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसके अंदर आप लोगों को इतना ज्यादा यहां से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आरजीपी वालों को। ओके, एसिड बेस की थ्योरी कंप्लीट हुई, क्लियर हुई सभी को, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। एसिड बेस की थ्योरी सभी के क्लियर है, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। फिर हम लोग बात करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, जल्दी बताओ। ठीक है, बात आ जाती है हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन की। भाई हमारा क्या है कि हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर एसिड और बेस को ले रहे थे, वीक एसिड को भी ले रहे थे, वीक बेस को भी ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी ले रहे थे और स्ट्रॉन्ग बेस को भी ले रहे थे। तो हमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जरूरत क्या पड़ी। देखो नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है बेटा, ऐसे टाइट्रेशन है जिसके अंदर हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं। हमारे सोलवेंट हम लोग यूज करेंगे ए कैसे बेस, नॉन पोलर नेचर के, कैसे नेचर के, नॉन पोलर नेचर के। ठीक है, हमारा वाटर वहां पे यूज होता है बेसिकली हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर एज एन सोलवेंट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर एज एन सोलवेंट हम लोग वाटर को यूज नहीं करते। और जो हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे वो भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर के, मिसेबल होकर के मेड अप नहीं रहेंगे, वो भी हमारे सोलवेंट्स के अंदर, या फिर ऐसे इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि हमारे क्या हो, वाटर सोल्यूबल ना हो। ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की मेन जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारा क्या है बेसिकली कि हमारे जो वीक एसिड और वीक बेस है उनका एक्यूरेट रिजल्ट आना एसिड बेस टाइट्रेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे थे किसके अंदर, हमारे बेसिकली वाटर के अंदर जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस है। तो उनके लिए एक एक्यूरेट मेजरमेंट और एक एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमारा बेसिकली लॉन्च हुआ क्या, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, ये कंप्लीट थ्योरीज आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने है थ्योरी, आप लोग कैसे लिखोगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन की। देखिए मेजर कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, आप लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बताएंगे, उसके थ्रू कोरिलेशन करेंगे और हमारा क्या करेंगे, यहां से एंड पॉइंट डिटेक्शन करेंगे। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग कैसे करते हैं हमारा, देखो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी देखो, आप लोग वीक एसिड और वीक बेस का ही एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को हम लोग लेकर ही नहीं आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कि हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, देखो हमारा क्या है, ये टाइट्रेशन वीक एसिड और वीक बेस के लिए यूज हो रहा है। दूसरा एडवांटेज क्या रहेगा, हम लोग क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन सिंपल है और एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारा रहता है। तीसरा यूज क्या रहेगा हमारा, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर आर इजिली सोल्यूबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड और बेस रहेंगे वो किसके अंदर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहते हैं। आप लोग अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर से, आप बीएसपी फार्मेसी के थ्रू पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, तो आप मैक्सिमम चीजें पढ़ोगे, जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे, तो वो वाटर इनसोल्यूबल रहते हैं। तो उनके लिए टाइट्रेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अगला पॉइंट हमारा क्या जाएगा जी? हमारा इट ऑल्सो यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स। हमारे अलग अलग प्रकार के जो मिक्सचर्स है हमारे पास में एसिड्स के, तो उसके लिए भी हम इस टाइट्रेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, देखो बेटा बेसिकली डिसएडवांटेज। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर जनरली एक्सपेंसिव। जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन रहते हैं, जो इसके अंदर हम लोग सोलवेंट यूज करते हैं, वो सब क्या है? एक्सपेंसिव है, यानी कि लो कॉस्ट पे नहीं मिलते हैं, हायर कॉस्ट पे मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पानी क्या रहता है? नॉर्मली हर जगह अवेलेबल है ना, बट जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के जो सोलवेंट्स है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है बेटा, ठीक है। उसको हम लोग क्या है, लो कॉस्ट पे हम लोग नहीं ले सकते, हायर कॉस्ट हम लोगों को उसके लिए पे करनी पड़ेगी। वोलेटाइल सोलवेंट कोज पॉल्यूटेटेड एनवायरमेंट। जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, जो इसके अंदर सोलवेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका बेसिकली क्या रहता है? एनवायरमेंट में पोल्यूशन कोज होता है, क्योंकि क्या है, लेबोरेटरी मेथड के थ्रू हम उसको प्रिपेयर करते हैं। वाटर तो भाई नॉर्मली हर जगह है ना, हम लोग प्योरिफिकेशन कर सकते हैं वाटर का। दिल्ली वाले तो यमुना का पानी पी रहे हैं प्योरीफाई करके, फिल्टर करके, है ना। और आप लोग दिल्ली जाते होंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दिल्ली जाते होंगे तो आप भी तो वही पीते हो पानी। भाई यमुना को देखा जाए तो क्या एक तरीके से भाई बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, बट उसको फिल्टर करके पूरा दिल्ली वही पानी पी रहा है ना। तो वाटर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू कोई क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है, बट ये सारी चीजें है हमारी। ओके, इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर इन नॉन एक्वस मीडियम। देखो हमारे, मैंने क्या बोला था, इंडिकेटर भी हमारे क्या रहेंगे, वाटर सोल्यूबल नहीं होने चाहिए, फिर वाटर के अंदर मिक्स होकर के प्रिपेयर नहीं होने चाहिए। तो इंडिकेटर भी हमारे क्या होने चाहिए, नॉन एक्वस मीडियम में ही प्रिपेयर होने चाहिए। ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है किसके, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बेटा हमारे सोलवेंट्स। अब सोलवेंट्स हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखो, एक तो सोलवेंट हमारे क्या रहने चाहिए, वाटर सोल्यूबल नहीं होने चाहिए, या फिर वाटर के अंदर प्रिपेयर नहीं होनी चाहिए। बट एनालाइट जब हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे हमारे सोलवेंट लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए जी? लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए हमारे सोलवेंट, ठीक है। अब हमारे अलग अलग प्रकार के सोलवेंट रहते हैं, जो सोलवेंट्स है उनकी बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर वो बेस रहते हैं, सेल्फ डिसोसिएशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड थर्ड वन इज आवर एसिड बेस कैरेक्टर, ठीक है। भाई क्या है, सेल्फ डिसोसिएशन, खुद से डिसोसिएट भी तो होना है उनको, वाटर के अंदर थोड़े ना सोल्यूबल करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन दे देंगे, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एसिड बेस कैरेक्टर। भाई एसिडिक है, बेसिक है, क्या है हमें क्या पता, ठीक है। तो एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक भी वो शो करने चाहिए। तो देखिए सेल्फ डिसोसिएशन क्या क्या होना चाहिए बेटा उनके पास में, देखो सेल्फ डिसोसिएशन, उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ सॉल्वेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही बेटा? यस और नो जल्दी बोलो, ठीक है। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन में देखा था कि इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा, तो हमें एसिड के बारे, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है उसके बारे में, एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा लिखना है, और इंडिकेटर्स के प्रूफ को भी डीपली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अगर जो एसिड बेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एसिड बेस की थ्योरी को डीपली एक्सप्लेन करना है। ऐसे बेटा नॉन एक्वस टाइट्रेशन में है, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, तो आपको क्या क्या लिखना है ये सुन लो। इंट्रोडक्शन लिखना, सबसे पहले इसके एडवांटेजेस लिखना, डिसएडवांटेजेस लिखना, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना, सोलवेंट के बारे में लिखना, ठीक है। सोलवेंट की तीन प्रॉपर्टीज रहती है, बस तीन प्रॉपर्टीज के नाम लिखना। उसके बाद में चारों जो सोलवेंट अभी आपको बताने वाला हूं उनके बारे में लिखना, और एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, अगर जो आपसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन सीधा पूछा जाए, समझे बेटा। अब अगर जो आपसे सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्वेश्चन में एड ऑन कर दिया जाए, फिर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, सोलवेंट की तीनों सोलवेंट के बारे में एक्सप्लेन करके उसकी तीनों प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करना है, और देन चारों प्रकार के सोलवेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, इतना लिखना। एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री को फिर भूल जाना, ठीक है। फिर एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री को भूल जाना, समझे। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अब देखो तीनों प्रॉपर्टीज आ जाती है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन,
देखो खुद से सेल्फ डिसोसिएशन हो, जैसे अपन लोग क्या लिया है C2H5OH, क्या होता है हमारा C2H5OH, क्या होता है भाई इथेनॉल। ठीक है, हम लोग को इथेनॉल से हमारा क्या हो रहा है बेटे, देखो हमारा इथोक्साइड आयन बन रहा है। एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया तो हमारा क्या है एसिटेट आयन बन रहा है। ये क्या है सेल्फ डिसोसिएशन हो रहा है। उसकी देखो सेल्फ डिसोसिएशन हमारे यहाँ पे क्या है, देखो के पी के एस वैल्यू हमारी क्या है, देखो वाटर के लिए 14 रहती है, इथेनॉल के लिए 19.1 रहती है, ये अलग अलग वैल्यूज लिखी है। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों को फॉर्मूला सबसे छोटी प्रॉपर्टी है, इसको जस्ट आप लोगों को करना है। ओके, इसके बाद में हमारी थर्ड नंबर पे आ जाएगी, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखे हैं। एसिड बेस कैरेक्टर के एसिडिक क्या है, बेसिक कैसे रहेगा हमारा, ये आप लोगों के लिए रहेगा। कैटायन है हमारा लाइन ए में आयन बनेगा, एन आयन है तो बी नेगेटिव हमारा लाइट आयन हमारा बनेगा, ये हमारी रहेगी। उसके बाद हमारे चार जो सोलवेंट्स रहेंगे जो हम लोग नॉन एक्वस साइट्रेशन के अंदर मेनली यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा प्रोटोजेनिक, सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या रहेगा प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक हमारे कैसे नेचर के रहते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के रहते हैं। ये वे सोलवेंट्स जो हमारे एसिडिक नेचर के रहते हैं और जो किसके अगेंस्ट में फंक्शन करेंगे, बेस के अगेंस्ट में। तो देखो these are acidic in properties and exert leveling effect on base। किसके ऊपर इफेक्ट शो करेंगे भाई, बेस के ऊपर। भाई एसिड है तो किसके ऊपर इफेक्ट शो करेंगे, बेस के ऊपर। ठीक है, जो इनका देखो बेटा दे सॉल्वेंट हैव रिलेटिवली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा। देखो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजेनिक पढ़ रहे हैं। प्रोटोजेनिक पढ़ते पढ़ते प्रोटोफिलिक भी समझा देता हूं, दोनों को साथ में आप लोगों को याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटोजेनिक कैसे है, एसिडिक है और बेस के ऊपर इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्या है बेटा प्रोटोजेनिक के लिए बोलो, प्रोटोफिलिक क्या रहेंगे, प्रोटोफिलिक बेसिक रहेंगे और जो एसिड के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, उनका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई रहेगा। ये भी क्या है आयोनाइज होंगे, वो भी आयोनाइज होंगे। ये किस में होंगे भाई, H पॉजिटिव आयन शो करेंगे, वो H नेगेटिव आयन शो करेंगे। आयोनाइजेशन पावर दोनों की हाई है। तो देखो दे आर यूज्ड टू डिसॉल्व बेस एनालाइट्स, हमारे ये हमारे किसके लिए, बेस एनालाइट को डिसॉल्व करने के लिए यूज हो रहे हैं, वो किसके लिए एसिडिक एनालाइट को डिसॉल्व करने के लिए यूज होंगे। ये दे आर आयोनाइज, ये भी आयोनाइज हो रहे हैं, वो भी आयोनाइज होंगे। ठीक है, दे आर प्रोटोजेनिक प्रोटोन जनरेटर्स एंड डोनेट द प्रोटोन, क्या करेंगे प्रोटोन को जनरेट करेंगे और प्रोटोन को डोनेट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। इनके एग्जांपल क्या एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, अब देखो आ जाओ डेफिनेशन, यही सारी चीजें लिखी है। बेसिक इन नेचर है जो कि किसको एसिड को क्या करेंगे, एसिड के साथ में रिएक्शन शो करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, बेसिकली एसिड को एनालाइट को डिसॉल्व करेंगे। आयोनाइजेशन आयोनाइज होंगे ये भी, और ये क्या करेंगे प्रोटोन को लेवलिंग करेंगे और प्रोटोन को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या है हमारे पायरिडीन वाटर, पायरिडीन डाइमिथाइल फॉर्माइड, प्रोटॉन्स लेस इथाइलिन डायमाइड, ये हमारे क्या रहेंगे इनके एग्जांपल्स रहेंगे। अगला हमारा आ जाता है एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट कैसे रहेंगे हमारे, एक हमारा एसिड पढ़ लिया, दूसरा बेस पढ़ लिया। एप्रोटिक हमारे कैसे नेचर के रहेंगे, न्यूट्रल, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। ये हमारे कैसे नेचर करेंगे, इनर्ट इन नेचर रहेंगे, यानी कि न्यूट्रल रहेंगे। ये कैसे रहेंगे बेटा, न्यूट्रल रहेंगे, केमिकली न्यूट्रल, यानी कि इनर्ट इन नेचर है। ना तो ये एसिडिक है, ना इधर एसिडिक और नोर भी बेसिक। ठीक है, तो अब देखो ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा वो भी लो रहेगा, और जो आयोनाइजेशन पावर रहेगी वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी, या फिर क्या रहेगी, रहेगी नहीं, नोट आयोनाइज रहेंगे, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एसीटोन, एसीटोनाइट्रिल डाइऑक्सिन, ये सब एग्जांपल है। अब मुझे यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, क्लोरोबेंजीन का केमिकल फॉर्मूला कौन बच्चा लिख करके बताएगा, कौन बच्चा लिख करके बताएगा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला जल्दी से। नेक्स्ट हमारा जाता है एम्फिटोप्रोटिक सोलवेंट। एम्फिटोप्रोटिक सोलवेंट बेटा हमारे दोनों नेचर के रहेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी। कैसे नेचर के रहेंगे, दोनों नेचर के। तो एसिडिक भी है बेसिक भी है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई रहेगा, आयोनाइजेशन पावर हायर रहेगी, क्योंकि दोनों चार्जेस है इनके पास में। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। देखो ये बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक दोनों प्रकार के रहते हैं। सोलवेंट पोजेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा बेटा, और क्या रहेगा आयोनाइजेशन पावर भी रहेगी। इनके एग्जांपल यहाँ पे हमारे एल्कोहल्स रहेंगे, मिथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एसेट्रा।
ठीक है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला किसने लिख करके बताया? C6H5Cl। भाई क्या क्या लिख रहे हो, कहां चले गए? C6H5B मतलब C6H5Cl खाली। अभी तक एक बच्चे का सही, दो बच्चों का सही आंसर आया है, अमर का और अभिकेश पांडे का। C6H5 भाई C6H5Cl बस। हमारी नॉर्मल बेंजीन के साथ में जब किसकी रिएक्शन कराओगे? Cl2 की रिएक्शन कराओगे तो इसका Cl का एक मॉलिक्यूल यहां पर जाकर के अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा? यहां पर हमारा क्या होगा? Cl आ जाएगा और एक जो हाइड्रोजन हटा है वो Cl के पास में जाकर के HCl बना देगा। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला रहता है C6H5Cl। समझे? ये फॉर्मूला होता है क्लोरोबेंजीन का। C7H7Cl13 कहां चले गए? कौन सी दुनिया में पहुंच गए जी? ठीक है। उसके बाद में बेटा हमारा टाइप ऑफ टाइट्रेशन आ जाता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन के हम लोग दो टाइप पढ़ते हैं, एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री। एसिडिमेट्री हमारा क्या रहता है? ऐसे टाइट्रेशन जहां पे हम लोग एनालाइट लेंगे एसिड। एसिडिमेट्री मतलब एसिड हमें नॉन कंसंट्रेशन किसका रहेगा? एसिड का रहेगा। ठीक है। तो एसिड का कंसंट्रेशन नॉन है, यानी कि एनालाइट हमारा क्या लेंगे? एसिड लेंगे, और टाइट्रेंट हमारा क्या लेंगे? बेस लेंगे। वही हमारा क्या रहेगा? एल्केमेट्री, जहां पे हम लोग क्या, हमारा एनालाइट किसको लेंगे? बेस को लेंगे, और हमारा क्या टाइट्रेंट किसको लेंगे? एसिड को लेंगे। इसकी कंप्लीट आपकी प्रॉपर्टीज कैसे थ्योरी रहेगी वो सारी की सारी इधर आपकी एड ऑन है, आप लोग इनको रीड कर सकते हो विद एग्जांपल। आप लोगों के लिए मैंने यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं सारी चीजें। ओके बेटा, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन सभी के क्लियर है? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन, फटाक से लिख करके बताने का चैट सेशन में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहे हैं तो एक बार यस और नो लिखेंगे चैट सेशन में जल्दी से। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। जल्दी बताओ बेटा। चलिए ओके। क्या दिक्कत हुई जी निहाल जी आपको? क्या दिक्कत हुई जी निहाल जी आपको? जल्दी बताओ। चलिए आ गया जी। बात आ जाती है हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमारा क्या रहता है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप प्रोसीजर नॉन एक्वस टाइट्रेशन का फॉलो कर रहे थे, एसिड बेस टाइट्रेशन का फॉलो कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का फॉलो कर रहे थे, या फिर आप रिडॉक्स टाइट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे थे। अगर जो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसका मतलब क्या है? वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। बट शर्त क्या है कि वो एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, यानी कि प्रेसिपिटेट बन गया वो रिवर्सेबल प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? कि जो हमारा वहां पर प्रेसिपिटेट बनेगा वो रिवर्सेबल प्रोसेस को फॉलो ना करे। देखो, इन टाइट्रेशन द एंड पॉइंट ऑफ एनी टाइट्रेशन अकर एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ टाइट्रेंट विद टाइट्रेट हमारा रहेगा, या चाहे हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा हो, कोई भी प्रकार का टाइट्रेशन हो, पर अगर जो हमारे रिएक्शन के एंड में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या रहेगा बेटा? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमारा होगा। ठीक है जी। चलिए आगे आ जाइए। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमारा क्या रहता है? देखो यही आप लोगों के पास में पूरी की पूरी थ्योरीज आप लोगों को इसी प्रकार से लिखनी है। अब हमारा क्या रहता है? हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम लोग तीन प्रकार से डिटर्मिनेशन करते हैं। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? तीन प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है। हमारा सबसे पहला डिटर्मिनेशन क्या रहेगा बेटा? हमारा मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और फजान्स मेथड। तीन मेथड के थ्रू हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है। मोर्स मेथड रहेगा,
वोलार्ड मेथड रहेगा और फजांस मेथड रहेगा। ठीक है, अब देखो मोर्स मेथड क्या बोलता है। मोर्स मेथड बेसिकली हमारा बेस्ड रहता है किसके ऊपर, डायरेक्ट टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, हमारा वोलार्ड मेथड रहेगा हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन के ऊपर सॉरी, और जो हमारा फजांस मेथड रहेगा वो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के ऊपर उसकी थ्योरी बेस है। ठीक है, अब मोर्स मेथड क्या बोलता है कि हम लोग क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या रहेगा यहां पर प्रिंसिपल रिएक्शन क्या रहती है कि जो हमारे क्या रहेंगे सिल्वर नाइट्रेट है वो किसके साथ में हमारा बेसिकली सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन करेंगे और जहां से हमारा क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड का हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है यहां से क्या बनेगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा बना है, व्हाइट कलर का ये। ठीक है, प्रेसिपिटेट हमारा बना है। ओके, अब यहां पे क्या होता है बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्शन कैसे होगा जी, जो हमारे ये क्या है बेटा सिल्वर आयंस हैं, जो हमारे ये सिल्वर आयंस हैं ये किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, पहले ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ में जी, जो हमारे सिल्वर आयंस है फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन करेंगे क्लोराइड आयन के साथ में। जब कंप्लीटली क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे तो यहां पे जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर जो हम लोग यहां पर यूज करते हैं और इंडिकेटर का नाम क्या है हमारा K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, जो हम लोग यहां पर इंडिकेटर यूज करते हैं ये इसके क्या है CrO4 क्रोमेट आयन के साथ में हमारे सिल्वर आयन रिएक्शन करेंगे और जहां से क्या फॉर्म करेंगे हमारा सिल्वर क्रोमेट का एक और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे जो कि हमारा डीप ब्राउनिश कलर का हमारा रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे ये क्या है सिल्वर आयंस रहेंगे बेटा K2CrO4 के हमारे क्या रहेंगे 2 सिल्वर आयंस, हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर आयन रिएक्शन करेंगे जहां से हमारा क्या बनेगा Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट का हमारा यहां से सॉल्यूशन बनेगा जिसका कलर हमारा डीप ब्राउनिश रहेगा और यही हमारा क्या रहेगा एंड पॉइंट हमारा यहां से आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा बेटा एंड पॉइंट हमें यहां से ये शो होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा कि हमें यहां से क्या होगा, ये हमें यहां से एंड पॉइंट हमारा ये शो होगा। ये हमारा क्या है मोर्स मेथड है। वो हमारा वोलार्ड मेथड में हमारा क्या रहेगा जिस, ये तो हमारा क्या है देखो डायरेक्ट टाइट्रेशन है भाई, ये तो हमारा क्या है जी डायरेक्ट टाइट्रेशन है। अब वोलार्ड मेथड में हमारा क्या रहेगा, यहां पे हमारा रिएक्शन सेम रहेगी बस इंडिकेटर चेंज हो जाएगा, रिएक्शन सेम रहेगी। वहां पे यहां पे हम लोगों ने क्या लिया क्रोमेट आयन है, वहां पे हमारे साइनाइड आ जाएंगे और वहां पे हमारा तीसरे प्रोसेस में हमारा क्या रहेगा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर हम लोग लेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा कंप्लीट आप लोगों के लिए थ्योरी है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो ये रहा सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। यही चीजें मैंने आप लोगों को बोली है बेटा, यही चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, कुछ अलग थोड़ी ना बताया है ना। अब देखो इसके बाद हमारा क्या है जो रिमेनिंग सिल्वर आयन है वो किसके साथ में क्रोमेट आयन के साथ में रिएक्शन करके सिल्वर क्रोमेट बनाएंगे। ये आप लोगों का आप लोग सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे कंप्लीट लिखा है 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनाओगे ये आप लोगों के सामने यहां पर लिखा है। उसके बाद में आप लोग बेसिकली स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करोगे सिल्वर नाइट्रेट का उसका प्रोसीजर लिखा है आप लोगों के सामने। और उसके बाद में आपने यहाँ पे जो पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 हम लोग जो यहाँ पर ले रहे थे एज एन इंडिकेटर उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे वो भी आपके सामने लिखा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है वोलार्ड मेथड जो कि हमारा किसको फॉलो करता है हमारा बैक टाइट्रेशन को फॉलो करता है। मैंने बोला था साइनाइड आयन हमारे यहाँ पर रहेंगे, थायोसाइनाइड हमारा यहाँ पर रहेगा बेसिकली और सेम प्रोसीजर हमारा जैसे हम लोग वहां पे फॉलो किया था ना ऐसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, देखो सिल्वर आयंस के साथ में हमारा रिएक्शन करके क्या बन रहा है हमारे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो रहा है, फिर हमारा क्या है देखो थायोसाइनाइड आयन उसके साथ में रिएक्शन करके देखो सिल्वर आयन के साथ में सिल्वर थायोसाइनेट का एक और प्रेसिपिटेट यहां से बना रहे हैं जिसका कलर हमारा कैसे होगा येलोइश कलर का हमारा रहेगा। ये कंप्लीट आप लोगों को क्या जाएगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इसी प्रकार से है बेटा तीनों के तीनों आपके फजांस मेथड में भी देखो हमारे सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तीनों के तीनों के अंदर सेम बातें हो रही हैं।
ठीक है। बात आ जाती है हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारे वे टाइट्रेशन है जहां पे हमारे क्या मेटल आयंस, भाई हम लोगों ने एसिड के बारे में देख लिया, बेस के बारे में देख लिया, प्रेसिपिटेट बन रहा है वो देख लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देख ली, मेटल आयंस कहां जाए? तो मेटल आयंस का टाइट्रेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां पे हमारे मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में। एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं हमारे किसको, ईडीटीए को, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बातें रहेंगी किसके बारे में, हमारे बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर आप लोग डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, इन सारे टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ोगे। एल्केमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में भी पढ़ोगे आप लोग। अलग अलग इंडिकेटर्स देखोगे आप लोग यहाँ पर, मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर, मॉडर्न ब्लैक 17, 14, ऐसे अलग अलग प्रकार के पीएच इंडिकेटर के बारे में पढ़ोगे। पीएच इंडिकेटर को बेसिकली बोला जाता है ऐसे इंडिकेटर जो हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं उसको हम लोग पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट के बारे में पढ़ोगे। हमारे मास्किंग एजेंट बेसिकली हमारे क्या होते हैं, जब हम लोग हमारे किसी सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट हो और हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना हो किसी पर्टिकुलर एक मेटल आयन के साथ में, तो इन दैट केस हम लोग मास्किंग एजेंट्स का यूज करते हैं। मास्किंग एजेंट के फर्दर एग्जांपल्स भी हैं कि जब दो मेटल आयन है किन किन के साथ में हम लोग कौन सा मास्किंग एजेंट हमारा यूज करेंगे। डीमास्किंग एजेंट क्या होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे किसके अंदर, अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। उसके बाद में टर्म आ जाती है हमारी बेटा नेक्स्ट हमारा जो इंपोर्टेंट है वो है हमारा रिडोक्स टाइट्रेशन। रिडोक्स टाइट्रेशन हमारे लिए क्या है कि ऐसे टाइट्रेशन जिसके अंदर हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ में हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों की दोनों एक साथ में हो रही हो, वो क्या होगा, हमारा रिडोक्स टाइट्रेशन होता है। ठीक है, रिडोक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारी दो टर्म्स रहती है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, यानी कि हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या रहेगा, रिडक्शन रहेगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या रहेगा, रिडक्शन रहेगा। ठीक है, अब रिडोक्स रिएक्शन के अंदर, रिडोक्स टाइट्रेशन के अंदर हमें अलग अलग टाइप पढ़ने, हमारे क्रोमेटोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, आईडीमेट्री, आइडोमेट्री, आइडेटोमेट्री, ये अलग अलग हमारे टर्म्स हैं, उनके प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से। ठीक है, प्रिंसिपल अगर जो आप लोगों ने याद कर लिए तो आप लोगों को ये समझ लो कि कंप्लीट याद हो जाएगा। अगर जो आपने प्रिंसिपल याद कर लिए ना बेटा, देखो ये रही हमारे क्या जाता है, क्रिसिमेट्री आ जाता है CeSO4, जहां पे हमारा मेन कंपाउंड क्या रहेगा, CeSO4 रहेगा। ठीक है, जहां पे हमारा Fe2 पॉजिटिव, Ce4 पॉजिटिव, देन हमारा क्या रहेंगे, ये 4 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हुए, 6 हुए। अब ये क्या होगा, Fe के पास में C के पास से एक पॉजिटिव चार्ज कैरी आउट हो जाएगा, तो ऐसे Fe3 पॉजिटिव और Ce3 पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट अगर जो आप लोग रिडोक्स टाइट्रेशन को देखोगे बेटा, कंप्लीट आपको यही चार्जेस के अंदर ही खेलना है रिडोक्स टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, रिडोक्स टाइट्रेशन के लिए आप लोगों को कंप्लीट चार्जेस के अंदर ही खेलना। देखो कैसे, यहाँ पे जैसे हमारा क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, 5 नेगेटिव चार्ज है, तो कितने नेगेटिव चार्ज हुए, 6। अब 6 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमें कितने पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 6 पॉजिटिव चार्ज की। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 6H पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखो BrO3 नेगेटिव था, 5 Br था, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ Br और 5 ये रहे, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ Br निकल गए। तो इन 6 मॉलिक्यूल ऑफ Br को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Br2, 3Br2 लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या लिख लिया, 3Br2 लिख दिया। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को 3H2 लिख सकते हैं, और 3 ही ऑक्सीजन है तो इसको O लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3H2 हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये रिएक्शंस पढ़नी है, याद रखनी है, इसके अलावा आप लोगों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कंप्लीट, आप लोगों को प्रिंसिपल क्या रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बोला था कल भी आपको कि 2 पेज में आपको कंप्लीट प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो आइडेटोमेट्री आपका, ब्रोमेटोमेट्री, आइडोमेट्री, आईडीमेट्री और आपका क्रिसिमेट्री आपका मेनली जो है आपके वो यहीं पे इन 2 पेजेस के अंदर ही है। इनके प्रिंसिपल जस्ट आप लोगों को देख लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा कंप्लीट। देखो रिडोक्स टाइट्रेशन के लिए आपका आइडोमेट्री आ जाएगा, ये देखो आपकी रिएक्शन सारी की सारी स्टेप क्या क्या रहेंगे आपके यहाँ पर।
इंडिकेटर यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। इंडिकेटर किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, जो कि हमारा कलरलेस उस टाइम पे कलर अपेयर करता है, और यहाँ पे कलर से कलरलेस फॉर्म में हमारा इंडिकेटर बनेगा। ठीक है, हमारा देखो लास्ट में क्या आता है, कलरलेस आता है, यहाँ पे स्टार्च हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे हमारा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के रहते हैं। ओके, इसके बाद में अब लास्ट में हमारा आ जाएगा, जो हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास के अकॉर्डिंग। अब हमारा लास्ट में जाता है बेटा, एक क्वेश्चन हमारा बचा है, वो है क्या हमारा, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला, जहां से आपको क्वेश्चन देखने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अब प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हमारा क्या होगा कि हम लोग क्या लेंगे, हमारा सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का। ठीक है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH, किसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH की। बस इसके बाद में फिर MCQ सोल्व करेंगे बेटा। NaOH की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NaOH का क्या लिखेंगे बेटा, प्रिंसिपल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। अब प्रिंसिपल के अंदर क्या रहता है हमारा, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे जी अपना, देखो हम लोग लेंगे बेटा यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को लेंगे। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के लेंगे, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होगी, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, सोडियम पोटेशियम थैलेट फॉर्म होगा, और हमारा क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएंगे। दिस इज द प्रिंसिपल रिएक्शन। उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रिपरेशन करेंगे। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन। अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे जी, प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल अपना क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करें, प्रिपरेशन करेंगे हमारी किसकी, केस नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग किसकी, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, 0.1 नॉर्मल NaOH की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है किसका, NaOH का, वो कितना रहता है, 40 रहता है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का क्या आ जाएगा जी वैल्यू, अगर जो हम लोग सॉल्यूशन फॉर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर जो हम NaOH का 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम लोग 40 ग्राम पर लीटर हम लोग डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, बट हमें किसकी जरूरत है, 0.1 नॉर्मल की, बट किसके लिए हमें, फॉर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH के लिए हम लोग कितना अमाउंट लेंगे बेटा, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, 4 ग्राम पर लीटर, क्योंकि इसका अमाउंट हमने 10 से घटाया तो हमारा क्या होगा, 10 से डिवाइड किया तो कितना है, 0.1 आया, तो इधर भी तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास में, केस नंबर 2 जिसे हम लोग क्या करें, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल क्या रहेगा हमारा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का प्रिपरेशन करेंगे तो क्या होगा जी, अगर जो हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करें पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की, वो कितनी रहती है, 204.2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, फॉर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, तो कितना रहेगा यहां पर, 204.2 ग्राम पर लीटर। तो हमें जरूरत किसकी है, बट फॉर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20.4 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। प्रिपरेशन की बात समझ में आई। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे बेटा क्या, अगली हेडिंग हम लोग ऐड ऑन करेंगे हमारी क्या, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में हम लोग 2 हेडिंग लिखेंगे, हमारा ऑपरेटस रिक्वायर्ड और केमिकल रिक्वायर्ड। केमिकल की किस किस की आवश्यकता है भाई, हमें क्या है, NaOH की जरूरत है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की जरूरत है, और इंडिकेटर हमारा फिनोफ्थिलीन यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद केमिकल हमारा ऑपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, पीपेट, ये जो भी हमारे क्या है, ये हमें क्या है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता। रिक्वायरमेंट की हेडिंग के बाद में अगली हेडिंग हमारी क्या आ जाएगी जी, अगली हेडिंग हमारी आ जाएगी क्या बेटा, प्रोसीजर।
अगली हेडिंग हमारी क्या आ जाएगी, प्रोसीजर आ जाएगी। प्रोसीजर में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम लोग क्या लेंगे, 10 ml लेंगे किसके अंदर, किसका, हमारा एनालाइट सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग फिल करेंगे किसके अंदर, हमारे कोनिकल फ्लास्क के अंदर। यानी कि टेक 10 ml ऑफ एनालाइट। एनालाइट हमारे पास में क्या है, NaOH है इन कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने 10 ml लिया किसका, एनालाइट सॉल्यूशन का। दूसरा स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फिल करेंगे किसको, ब्यूरेट को, बाय द हेल्प ऑफ किसके, किससे, टाइट्रेंट से। टाइट्रेंट हमारे पास में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। फिल द ब्यूरेट बाय द टाइट्रेंट, क्योंकि हमारे पास में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है अप टू 50 ml, 50 ml तक। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टेप हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे जी, स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा बेटा, प्रोफ्थिलिन इंडिकेटर इनटू द कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट द टाइट्रेशन। अंटिल एंड पॉइंट, एंड पॉइंट तक। अब एंड पॉइंट कैसे आएगा जी हमारा, एंड पॉइंट हमारा कब आएगा, एंड पॉइंट पिंक कलर अपेयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, रिपीट दी टाइट्रेशन 2 more टाइम। हम लोग टोटल कितनी बार टाइट्रेशन करते हैं, 3 रीडिंग में मेजर करते हैं ना। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा बेटा, प्रोसीजर रहेगा। इसके बाद में प्रोसीजर के बाद में हमारी अगली हेडिंग आ जाएगी क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या हेडिंग आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे क्या रहेगी, 4 लाइन ऐसे और 4 लाइन ऐसे। ठीक है, 4 लाइन उस साइड और 4 लाइन इस साइड ड्रॉ करने का, 3 4 3 4, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे की तरफ, 4 लाइन साइड की तरफ और 4 लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करने का। ठीक है, यहां पर सीरियल नंबर आ जाएगा अपना। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद में यहां पे क्या आ जाएगी जी हमारी, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और डिफरेंस। ओके, यहां पे अब देखो इनिशियल वैल्यू आपकी क्या रहेगी भाई, 50 है, अभी तो 50 ml है, 40 ml पे आपका रिजल्ट आ गया। अब इनिशियल वैल्यू 40 ml है, 31 ml पर रिजल्ट आ गया। अब इनिशियल वैल्यू 31 ml है, 21 ml पर रिजल्ट आ गया। तो ये आप लोगों का क्या रहेगा जी, ये आप लोगों का क्या रहेगा, वैल्यूज हो गई। अब इनका डिफरेंस कितना है, 10 ml, इनका डिफरेंस कितना है, 9 ml, और इनका डिफरेंस कितना है, 10 ml है। ओके, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे यहां पर क्या, मीन हम लोग निकालेंगे इनका। क्या निकालेंगे, मीटअप मीन, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, एक्स बार से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 10 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा ये, 29 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। कट के हमारा कितना आ जाएगा ये, 9.63 ग्राम, सॉरी ml, इतना आ जाएगा। कितना आएगा, नहीं 6 या 6 आएगा, ये 6 आएगा, 9.66 ml आएगा हमारा ये कैलकुलेशन करने के बाद में। ठीक है, ओके, ये एवरेज आप लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद में आप लोग अगली हेडिंग डालोगे बेटा क्या, कैलकुलेशन।
अगली हेडिंग क्या डालोगे, कैलकुलेशन डालोगे। और कैलकुलेशन में आप लोगों का क्या रहेगा, फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2, वेयर N1 इक्वल्स टू क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ, इसको ऐसे लिखना, नॉर्मेलिटी ऑफ अवर एनालाइट, जो कि हमारा क्या है, NaOH है, ठीक है। और हमारा क्या है बेटा, N2 यहां पर क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, जो कि हमारा क्या है, बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर V1 आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एनालाइट, ठीक है, जो कि हमारा NaOH है। और V2 हमारा क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ओके, ये आप लोगों की बात हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो। अब N1 की वैल्यू कितनी है, यहां पे लिखो V नो डेट, हमें क्या पता है जी, N1 की वैल्यू नहीं पता है, N2 की वैल्यू 0.1 नॉर्मल है, V1 की वैल्यू कितनी है, 10 ml ली थी ना एक रीडिंग लेते टाइम, और हमारी V2 की वैल्यू कितनी आई थी एवरेज निकल करके 9.66 ml आई थी, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, N1 मल्टीप्लाई बाय V1 हमारा कितना है जी, 10 है, इक्वल्स टू N2 हमारा कितना है, 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय 9.66 आ जाएगा। तो एक और जो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें, N1 इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 9.966 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। N1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 0.0966 नॉर्मल हमारी यहां से ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब ये हमारी क्या है, ट्रू, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, मीजर्ड वैल्यू है। ये हमारी कौन सी वैल्यू है बेटा, ये हमारी मीजर्ड वैल्यू है। अब यहां से अगर जो एरर को चेक करें तो यहां से हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, ये एरर इक्वल्स टू, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितनी है जी हमारे पास में, ट्रू वैल्यू हमारे पास में 0.1 नॉर्मल है, और हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 0.0966 आई। माइनस कर दो इनको, इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, 0.1 माइनस 0.0966 कितना जाएगा, 0.0034 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0.0, अरे कितना था, कहां गया, 0.0034, ये हमारी क्या आएगी, इतने नॉर्मल का हमारा क्या है, डिफरेंस आया। तो एक तरीके से नेग्लिजिबल ही है, बट इतना क्या है, डिफरेंस आया, तो इतने की हमारी क्या होगी, एरर डेवलप हुई, इतने नॉर्मेलिटी की हमारे पास में एरर डेवलप हुई, ठीक है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं है। NaOH का कैसे करोगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, लिख लोगे, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा, जल्दी से जल्दी बताओ, चैट सेशन में प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन NaOH का लिख लोगे या नहीं लिख लोगे। बेटा देखो, कॉपी में लिख के आओगे तो कोई भी कॉपी चेक कर ले। देखो मेरे को एक बात बताओ, मैं बोलता हूं दुनिया का एनालिसिस का, जिसने एनालिसिस बनाई है वो कॉपी चेक कर रहा हूं, उससे तो हार्ड कोई कॉपी चेक नहीं कर सकता। जब तुम एग्जैक्ट लिखोगे तो कौन नंबर काट लेगा यार, हद की बात है ये तो। ये तुम लोगों के दिमाग में बैठा दी गई कि कॉपी हार्ड चेक होती है, कॉपी इजी चेक होती है। कॉपी उसके लिए हार्ड चेक होगी जो कॉपी में लिख के ही नहीं आया है, और उसके लिए क्या कॉपी हार्ड चेक होना और क्या इजी चेक होना, जो अच्छे से लिख करके आया है। कर लो कॉपी हार्ड चेक, मैंने तो एग्जैक्ट लिखा है ना। बात क्लियर है बेटा, यस और नो, ठीक है। अब देखो
इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है किसके लिए, ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट आ गया एक ही पेज पे, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का भी बता रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुको बस, चलो ठीक है। अब बेटा यहां पर एक और चीज ऐड करना, बस यहां पे अपना डायग्राम भी बना देना, डायग्राम भी बनाना ये वाला जो आप लोगों का हमने आपको सिखाया है हमेशा से। ये ब्यूरेट लेना, नीचे कोनिकल फ्लास्क लेना, ठीक है। ऐसे करना अपना, और इनके अंदर फिल कर देना, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर देना, ये डायग्राम भी आप लोग बना करके आना, ठीक है। ये चीज रहेगी। अब यहां पर एक और चीज देख लो बेटा, एक और चीज देख लो आप लोगों के लिए, ऑक्सैलिक एसिड। बात आ जाती है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड का खाली प्रिंसिपल पोर्शन बता रहा हूं, ऑक्सैलिक एसिड का खाली प्रिंसिपल बता रहा हूं। प्रिंसिपल क्या रहेगा आपके ऑक्सैलिक एसिड का, देखो ऑक्सैलिक एसिड के प्रिंसिपल में क्या रहेगा आपका ऑक्सैलिक एसिड रहेगा बेटा, और इसकी रिएक्शन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से क्या होगा, देखो ये दोनों सोडियम जाकर के हाइड्रोजन के प्लेस पर अटैच हो जाएंगे, और हाइड्रोजन रिमूव होकर के अकेला हो जाएगा, और जो अकेला होता है उसका सहारा कौन है, OH है, तो यहां से 2H2O हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल रिएक्शन है आपकी। प्रिपरेशन में एनालाइट आपका क्या रहेगा, यहां पर ये रहेगा, टाइट्रेंट आपका ये रहेगा, ठीक है। आप लोगों को इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इंडिकेटर दोनों इसमें भी सेम है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर रहेगा, और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप लोगों को फॉलो करनी है, और ऑक्सैलिक एसिड आप लोगों को लिख लेना है। C2H2O4 वेरी गुड, ऑक्सैलिक एसिड बिल्कुल सही बात है, 2NaOH बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ये आप लोगों का रहेगा बेटा, ठीक है। मोलिकुलर वेट निकालना है, फिर वहां से इक्विवेलेंट वेट भी तो निकालना है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों का कंप्लीट रहेगा किसके अंदर, आपके एनालिसिस के अंदर। ये आप लोगों को क्या रहेगा, एनालिसिस के अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप लोगों का एनालिसिस के अंदर जितनी चीजें बताई हैं इतनी पढ़ लेना लास्ट टाइम में, अगर जो पढ़ रहे हो तो, ठीक है। वरना पूरे साल मेहनत की है तो अच्छी बात है, लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो इतना तो पढ़ के ही चले जाना एग्जाम में, ओके। अब ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से आज की क्लास कैसी लगी, राइट डाउन इन चैट सेशन। फिर उसके बाद में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा। फिर अभी जल्दी बोलो आज की क्लास कैसी लगी, फिर MCQ सोल्व करेंगे कुछ, फिर MCQ सोल्व करेंगे। चलिए ओके, आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, MCQ सोल्व कर लेते हैं अपने कुछ, ठीक है। कुछ MCQ सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं आप लोगों से बनते हैं नहीं बनते MCQs, ठीक है जी। अब देखते हैं आप लोगों से जो MCQs आप लोगों से सोल्व कराए जाएंगे वो आप लोगों से MCQs सोल्व होते हैं या नहीं होते, देखते हैं जी। अब MCQs सोल्व होंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है ना। आ जाओ, ठीक है। चलिए बेटा, अनवांटेड कमेंट्स में रीड ही नहीं करता हूं, आपका कमेंट तो शो हो रहा है बट उस कमेंट का कोई फायदा तो नहीं है, उस कमेंट का कोई फायदा तो नहीं है। चलिए आ जाइए,
सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अभी लास्ट में दूंगा बेटा, लास्ट में, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इंटरमीडिएट प्रिसीजन इज डन बाय, पहली यूनिट से क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा इंटरमीडिएट प्रिसीजन हमारा होगा? डिफरेंट एनालिसिस के द्वारा, डिफरेंट डेज, या फिर डिफरेंट इक्विपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से 10 सेकंड में आप लोगों का आंसर आना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, 10 सेकंड में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। जल्दी बोलो फटाक से। ठीक है, डी डिफरेंट एनालिसिस नहीं बेटा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि सभी के सभी हमारे इंटरमीडिएट प्रिसीजन डन होते सभी प्रोसेस के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, प्रिसीजन वाला तो चलो मैंने बताया नहीं है। फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड NaOH द सुटेबल इंडिकेटर इज, HCl और NaOH के टाइट्रेशन के लिए हमारा कौन सा इंडिकेटर सुटेबल है? हमारा HCl और NaOH के टाइट्रेशन के लिए हमारा कौन सा इंडिकेटर यूज होगा? जल्दी आंसर करो। जल्दी बोलो, और आंसर करना है तो ऐसे किया करो, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, इस प्रकार से लिख के किया करो, वरना पता नहीं लगता आपका आंसर कौन से क्वेश्चन का कर रहे हो, वरना पता नहीं लगता बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप लोग। ए इज द करेक्ट आंसर, जो भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए कर रहा है इज द करेक्ट आंसर। मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं बेटा किसके अंदर? HCl और NaOH के टाइट्रेशन के अंदर हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, हमारा मिथाइल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमारा किसका? Cr का ऑक्सीडेशन नंबर K2CrO7, पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमारा, उसके अंदर हमारा Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? Cr का ऑक्सीडाइजेशन नंबर कितना होगा? जल्दी बताओ, +6, +7, +5 या फिर +4, कितना होगा? थर्ड का आंसर करो जल्दी से, Cr के लिए कितना होगा हमारा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का ए, वेरी गुड बेटा, रजनीश कुमार वेरी गुड, शैलेश यादव वेरी गुड बेटा, +6 होगा, +6 होगा Cr के लिए बेटा, +6 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए? एम्फोमीटर, कंडक्टोमीटर, पोलैरोग्राफी या फिर पोटेंशियोमीटर, इनमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए? जल्दी आंसर करेंगे। फोर्थ का क्या आंसर है जी? फोर्थ का आंसर क्या है? डी, रजनीश ने आंसर किया है डी, कि हमारा क्या है? पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, पोलैरोग्राफी इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, इनमें से किस साइंटिस्ट के द्वारा पोलैरोग्राफी जो हमारी टेक्निक है, जो पोलैरोग्राफी मेथड है, उसको डेवलप किया गया है? इनमें से किस साइंटिस्ट ने हमारा डेवलप किया है? आइंस्टीन ने, स्कूबोर्ड ने, हमारा जो जेरोस्लेव हमारा, या हुल ने, किसने? जेरोस्लेव ने, हमारा हुल ने, किसने डेवलप किया है? फिफ्थ का जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, अमित यादव वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी ऐप वाले बच्चे होंगे सबको आंसर पता होगा इनका। चलो आगे आ जाओ। EDTA मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन, हमारा जो EDTA मेथड है वाटर की हार्डनेस को डिटर्मिनेशन करने के लिए, बेसिकली उसमें हमारा क्या रहेगा? ऑल टाइप ऑफ हार्डनेस मेजर होती है, या फिर टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, या फिर क्या हमारा एल्केलाइन हार्डनेस? कौन सी हार्डनेस हमारी रहेगी जो कि EDTA हमारा मेजर करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो जल्दी से।
सिक्स्थ का आंसर है ए। वेरी गुड बेटा रजनीश, रजनीश वेरी गुड। ऑल टाइप ऑफ हार्डनेस आर मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ अवर ईडीटीए। अब ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बच्चा चैट सेशन में लिख के बताएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए? ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से चैट सेशन में लिख के बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए? जल्दी बताओ चैट सेशन में फटाक से। सिक्स्थ का ए है बेटा, सिक्स्थ का ए है, डी नहीं है, ए है। वेरी गुड जो ए आंसर कर रहा है, वेरी गुड, हाई फाइव। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, द बॉयज वेरी गुड बेटा। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड ईडीटीए की फुल फॉर्म होती है। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो स्किप कर दो, ये आप लोगों के सिलेबस से नहीं है, इसको स्किप कर दो। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या फिर कोई भी नहीं, ये कौन किसकी डेफिनेशन है? मोलैलिटी की है, नॉर्मेलिटी की है, मोलैरिटी की है, फिर इनमें से किसी की भी नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, ये किसकी डेफिनेशन है? एट्थ का सी, वेरी गुड बेटा गौरव, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर यानी कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट हम लोग ले रहे हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट के लिए हम लोग मोलैलिटी, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और नन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो हमारा क्या रहेगा, इसको हम स्मॉल एम से या फिर कैपिटल एम डैश से, कैपिटल एन से और कैपिटल एम से, इनसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वही तो डेफिनेशन में लिखा है। और जो नॉर्मेलिटी बोल रहे हैं बेटा, बी ऑप्शन को करेक्ट बोल रहे हैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। समझे? क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, आ जाओ। विच वन ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क फंक्शन करता है? जल्दी बताओ। हमारा HNO3, MnO2, H2O2 या फिर SOO2? नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाइन्थ का ए HNO3, नाइट्रिक एसिड ऑलवेज एक्ट एज एन अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे यहां पर बताओ SO2 का नाम क्या होगा? SO2 का नाम क्या होगा? HNO3, वेरी गुड बेटा, जो ए को आंसर बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे न बताओ SO2 का नाम क्या होगा, जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ SO2? नाइन्थ का ए है बेटा, नाइन्थ का ए है। SO2 का नाम क्या होगा भाई? SO2 का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों होगा? मतलब कि ऐप पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला पूछा था तो इधर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल देने का, वाह। सल्फर डाइऑक्साइड होगा, वेरी गुड बेटा गौरव, वेरी गुड रजनीश, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच मेथड यूज फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कौन सा मेथड हमारा यूज किया जाता है? आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए हमारा कौन सा मेथड यूज किया जाता है बेटा? गुडजार्ट्स मेथड, ओस्टवाल मेथड, अरेनियस मेथड हमारा, या फिर हमारा क्या है कैरियल फ्रेशर मेथड? हमारा कौन सा मेथड आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? जल्दी बोलो, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कौन सा मेथड हमारा यूज होगा? 10th का ए, वेरी गुड बेटा, क्या है 10th का ए? अरे गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस हम लोग यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक।
कितनी बार यूट्यूब पर भी पढ़ा चुके हैं और ऐप पर भी पढ़ा चुके हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। द क्लोजनेस ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल सैंपलिंग ऑफ द होमोजीनियस सीरीज इज। क्लोजनेस लिखा है, रिजल्ट हमारे एक दूसरे के क्लोज है, तो वो एक्यूरेसी होगा, प्रिसीजन होगा, रुगिडनेस होगा हमारी, या फिर हमारा क्या है, रबिशनेस होगी हमारी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन कुछ टर्म्स को देख लेना। होमोजीनियस सीरीज है, सैंपल है हमारी, और क्लोजनेस है हमारे रिजल्ट एक दूसरे के। 11वें का आंसर क्या होगा? 11th का आंसर क्या होगा जी? 11th का बी, वेरी गुड बेटा, प्रिसीजन होगा, क्योंकि एक्यूरेसी के केस में हमारा रिजल्ट ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है वो देखा जाता। प्रिसीजन में हमारा जो रिजल्ट आए हैं वो एक दूसरे के कितने पास हैं, क्लोज हैं, ये देखा जाता है। चलिए, वेरी गुड, प्रिसीजन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए, अभी पढ़ाया भी था। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? जल्दी से बोलो, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा? जल्दी बताओ चैट सेशन में लिख करके फटाक से। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? 40, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 40 होगा, कैसे होगा? जैसे हमारा क्या Na का कितना रहता है? 23, 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1, टोटल करो 40 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ। इनमें से किसके टाइट्रेशन के लिए हम लोग फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे? हमारा एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के लिए, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, हमारा नाइट्रिक एसिड और हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, या फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के लिए। इनमें से किसके लिए हम लोग हमारा किसका बेसिकली फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बोलो, किसके लिए हम लोग फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे? 13 का बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व होगा वो बेस की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। ठीक है, और इसके इसमें हमारा क्या है, देखो हमारा क्या है, दोनों बेस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखो हमारा क्या है, यहाँ पर वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर देखो दोनों ही वीक चीजें हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होगा, ये रहेगा। और हमारा फिनोल्फ्थलीन का पीएच रेंज कितनी रहती है? 8.3 से 10 भी रहती है, कहीं कहीं पर 11 भी लिखा रहता है। ठीक है, हमारी ये क्या रहती है, पीएच रेंज रहती है किसकी? हमारी फिनोल्फ्थलीन की। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH। NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इनमें से किसको हम लोग यूज करेंगे? किसके लिए हमारा बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH के लिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे, यानी कि हमारे टाइट्रेंट के तौर पे किसको लेंगे? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बोलो बेटा जल्दी से, कि इनमें से हम लोग कौन से हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड को लेंगे, यानी कि एज एन टाइट्रेंट के तौर पे यूज करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH के लिए? अभी बताया था, जल्दी बोलो। 14 का डी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, 14 का क्या रहेगा जी? बी, वेरी गुड बेटा निहाल, वेरी गुड वेरी गुड। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, मैंने अभी तो पढ़ाया था जब मैं NaOH का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन बता रहा था, तभी तो बताया था। चलो अब मुझे बताओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो। What is the molecular formula of potassium dichromate? पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलिकुलर फॉर्मूला K2CrO4, K2CrO2। पंकज बेटा वेरी गुड, K2Cr
K2Cr2O7, वेरी गुड। अरे KMNO4 फिर पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या होगा? K2Cr2O7, वेरी गुड बेटा, मचा दो K2Cr2O7, वेरी गुड, शाबाश। K2Cr2O7 होगा। और चलो एक एक इसका तो हमने देख लिया, K2Cr2O7 होगा। इसका फॉर्मूला बताना सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? जल्दी बताओ फटाक से, हरी अब जल्दी बोलो। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? बोलो जल्दी से। Na2CO3, वेरी गुड बेटा, Na2CO3। इसका बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का बताओ। चलो सोडियम बाइकार्बोनेट का मैं ही बता देता हूं, NaHCO3, और हमारा बेसिकली सोडियम क्लोराइड का NaCl रहेगा। अरे ये फॉर्मूला तो याद होने चाहिए आपके। अगला क्वेश्चन, फिनोल्फ्थलीन हैज अ पीएच रेंज ऑफ, फिनोल्फ्थलीन की पीएच रेंज कितनी होती है? अभी 2 क्वेश्चन पहले ही बताई थी। फिनोल्फ्थलीन जो हमारा एक इंडिकेटर है, उसकी पीएच रेंज कितनी होती है? जल्दी बताओ। 6.8 से 8.4, 1.2 से 2.8, 8.3 से 11, और हमारा या फिर 4.2 से 6.3। फिनोल्फ्थलीन की पीएच रेंज कितनी होगी? सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। ये जो ए बोल रहा है, अपनी मम्मी को बोलो चाटा मारे आपको, जाकर के बोलो कि मम्मी मुझे 5 मिनट पहले भी चीजें याद नहीं रहती, चाटा मार दो मुझे, ठीक है? ये जाकर के बोलो अभी मम्मी को। सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, 8.3 से 11। चलो, एरर अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल एनालिस्ट, किसके द्वारा एरर डेवलप हो रही है? एनालिस्ट के द्वारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। कौन सी एरर उसको हम बोलेंगे? मेथड एरर बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे, पर्सनल एरर बोलेंगे, या फिर रैंडम एरर बोलेंगे? जल्दी बताओ, उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, या फिर रैंडम एरर? कौन सी एरर बोलेंगे जी उसको? डी, अच्छा, सी, 16 का सी, वेरी गुड बेटा, 16 का सी, पर्सनल एरर बोलेंगे। क्यों भाई? मेथड एरर तो किसके द्वारा? मेथड के थ्रू डेवलप हो रही है ना, जो हम लोगों ने रॉन्ग मेथड अप्लाई कर दिया है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगी? जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डेवलप हो रही है। रैंडम एरर जो सडनली जनरेट हो। पर्सनल एरर क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनालिस्ट क्या है, इंडिविजुअल कोई अदर वर्क करने लगा है, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, पर्सनल एरर में हम इसको लेकर के जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द कलर चेंज इज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर आयोनाइजेशन की वजह से कलर चेंज करते हैं, ये थ्योरी किसने दी थी? ओस्टवाल थ्योरी, क्रोमेटोफोर थ्योरी, हमारी क्विनेट थ्योरी, या फिर हमारी रेजोनेंस थ्योरी? इनमें से कौन सी थ्योरी है जिसने ये बोला था एसिड बेस के लिए कि वो आयोनाइजेशन फॉर्म करके कलर अपेयर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आखिरी क्षण चल रहे हैं इस क्लास के, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भाई। ए, वेरी गुड, ओस्टवाल थ्योरी। ओस्टवाल सर ने बोला था क्या कि जो हमारे इंडिकेटर कलर कैसे चेंज करते हैं भाई, हमारे अनआयोनाइज से आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारे कलर अपेयर होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर एंड फोम एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होने के बाद में, डिसोल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करे। वो हमारे अरेनियस थ्योरी है, लोवरी थ्योरी है, ब्रोंस्टीड थ्योरी है, या फिर लेविस थ्योरी है? इनमें से किस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी किसने दी थी? जल्दी बताओ चैट सेशन में, चैट सेशन में इसका करेक्ट आंसर बोल दो। ए इज द करेक्ट आंसर, अरेनियस थ्योरी ने क्या बोला था? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं
जो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन दे। लोवरी थ्योरी, लोवरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या थी, जो प्रोटॉन डोनेट करे, और लेविस थ्योरी क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 20 ग्राम NaOH इन 500 ml, क्या है हमारा 500 ml के अंदर हम लोग 20 ग्राम NaOH को डिसोल्व कर रहे हैं, तो वो कितने नॉर्मल के लिए हमारा सॉल्यूशन होगा, 0.1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, या फिर 0.5 मोल, या फिर 0.05 नॉर्मल, किसके लिए हमारा रहेगा, जल्दी बताओ। सी क्यों होगा, सी क्यों होगा भाई, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने 40 ग्राम लिया था, किसके लिए, 1000 ml के लिए, वन नॉर्मल सॉल्यूशन के केस में, वन नॉर्मल के सॉल्यूशन के केस में 40 ग्राम लिया था 1000 ml के लिए। अगर जो हम लोग वन नॉर्मल का सॉल्यूशन, इसका हम लोग हाफ कर रहे हैं, दोनों तरफ हाफ कर दे रहे हैं अमाउंट हमारा, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, अमाउंट हाफ कर दे रहे हैं, तो भाई क्या होगा, क्या होगा भाई, ऊपर देखो सुनो, हम लोगों ने क्या किया, देखो हमारा वन नॉर्मल कितना ले रहे थे हम लोग, 40 ग्राम 1000 के लिए ले रहे थे, ठीक है, 40 ग्राम किसके लिए ले रहे थे, 1000 के लिए ले रहे थे, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या किया, सॉरी बेटा, किसी टेक्निकल एरर की वजह से क्लास को अभी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना था हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है जी। अभी आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से क्लास को ऑफ कर रहे हैं, बट आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से स्कोर करके आना है, ओके बेटा, आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से स्कोर करके आना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम देना है आपको अपना, ओके। एक क्वेश्चन बचा था लास्ट वाला, वो आप लोगों को, हम लोगों ने 18+ क्वेश्चंस अपने कर ही लिए हैं, उसका एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था उसका आंसर 1 नॉर्मल है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। और ये सारी चीजें आप लोगों को रहेगी, कल एग्जाम जिसका भी है, और जिसको आगे एग्जाम चाहे केटीयू या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को मैनेज करके चीजों को करना है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हो, एक क्वेश्चन आपको पास नहीं करा सकता है ना, एकता में शक्ति होती है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों क्वेश्चन अटेंड करने हैं कल के क्वेश्चन पेपर में एनी हाउ। एंड देखो, अगर जो आप पांचों क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, बोल रहे हो 15 पेज लिखे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस बात का भी कोई मतलब नहीं है, बैक आने के पूरे पूरे चांसेस है। मैं बोलूंगा अगर जो आपने 5 क्वेश्चन 20 पेज में भी अटेंड करे हैं, तो भी बैक आ सकती है, ठीक है। तो पेजेस भी मैटर करेंगे, बट पेजेस क्या है कि आपको एग्जैक्ट आप लिख रहे हो उसके ऊपर बेस करता है, अब आप 40 पेज लिख दो और भर के कुछ भी आ रहे हो, तो वो भी मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को पहला टारगेट रखना है कि आप क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को इक्वल टाइम देने की कोशिश करें, हो सकता है पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम चला जाए, 45 मिनट 50 मिनट, बट उन क्वेश्चंस का फिर जो टाइम वहां पे गया है, अगले आने वाले क्वेश्चंस में वो चीजें हमें रिकॉल करनी है और उस चीजों को ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज आपके पास में क्या रहती है बेटा, दूसरा क्राइटेरिया आपके पास में प्लस पॉइंट क्या रहेगा, कि आप लोगों से क्वेश्चन कल के एग्जाम में बनेंगे, डैम श्योर आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बट दुख कब होता है कि अब एक तो आपने पढ़ा नहीं है, और आपसे पेपर नहीं बन रहा, वो दुख का पात्र नहीं है, वो आपसे, आप उसके लिए कभी दुखी नहीं होंगे, बट दुख तब होता है कि जब आपसे पेपर आता है बट आप लिख नहीं पाए, तो वो चीजें अपना आपको कल के एग्जाम में होने मत देना, या फिर आगे जिसका भी एग्जाम आने वाला है, कोई भी उन चीजों को फेस मत करना, ठीक है जी। तो इसी के साथ में आज का सेशन ऑफ करते हैं, होप सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास कैसी लगी एक बार चैट सेशन में लिख के बता दो बेटा जल्दी से, कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। बेटा 21 तारीख से केटीयू का एग्जाम है, आपको अभी तक ये भी नहीं पता क्या, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो भी आप लोगों का जिसका भी एग्जाम नहीं है, वो भी अपने फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट बोल दे, एंड जिसके भी एग्जाम है उसके लिए बेटा ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्जाम को करके आना, और अपना पेपर कल एग्जाम देने के साथ ही, जैसे आपने एचएपी का पेपर शेयर किया था, वैसे ही आप लोग एनालिसिस का भी पेपर शेयर कर देना, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास है, ऐप वाले बच्चे जितने भी यहाँ पर है,
एग्जाम देते आप लोग अपना पेपर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी अगली फार्मास्यूटिक्स की क्लासेस होगी आपकी अमनीश सर के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से पेपर अटेंड करना। ओके, बाय बाय बेटा।